गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारी इकोनॉमी प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो नया बैच अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एलएनजी एजुकेशन के तहत जो स्टार्ट हुआ है, उसमें कल हमने लाइव क्लासेस ली थी, शायद उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी, जो भी अपनी कोचिंग का एप्लीकेशन है और यूट्यूब जो कोचिंग का जो चैनल है उस पर शायद अपलोड हो गई होंगी। कल की क्लास में हमने जो पीटी और मेंस जो यूपीएससी का सिलेबस है और यूपीएससी का जो पेपर पैटर्न है और उसमें इकोनॉमी का जो सिलेबस है, पीटी और मेंस में इकोनॉमी की क्या भूमिका है, वो हमने उसके बारे में विस्तृत चर्चा करी थी। अच्छा, अभी शायद कुछ लोग लाइव जुड़ नहीं पाए हैं। कल शायद 70 के आसपास लोग थे, अभी 35 लोग हैं, तो 1-2 मिनट इंतज़ार करते हैं। हिमांशु सोनी गुड मॉर्निंग, प्रीति गोयल गुड मॉर्निंग, राकेश मिश्रा गुड मॉर्निंग, देवेंद्र, सुरुचि, मेधा, कपिल, सभी को गुड मॉर्निंग। ये आपकी लाइव क्लासेस कल भी चली थी, आज भी चल रही हैं। कल भी हमने यूपीएससी के पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में आपको समझाया था, तो आज फिर हम थोड़ा सा उसे संक्षिप्त में समझाएंगे और फिर हम विधिवत रूप से जो पीटी और मेंस के लिए इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है, जैसा कि डिसाइडेड किया था हमने, कल ही बताया था आपको, उस अनुसार ही हम जो अपनी इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आगामी कुछ कक्षाओं में जितनी भी आपकी क्लासेज हों कोचिंग की तरफ से, जैसे भी आपने कोचिंग से बात करी होगी, कोचिंग से आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ की जो क्लासेज हैं वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलती रहेंगी। कोचिंग के एप्लीकेशन पर शायद आपकी क्लास लाइव चल रही हो, कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर एक क्लास लाइव चल रही होगी आपकी, और इसके साथ साथ ये रिकॉर्डेड क्लास जैसे भी स्टूडेंट्स की कोचिंग से जैसी बात हुई होंगी, जैसी भी बात हुई होंगी, शायद ये जितने महीने या साल के लिए की क्लास उनके पास रिकॉर्डेड रहे, और ये आपकी कोचिंग से जैसे भी बात हुई होंगी, और उसके बाद हम ये क्लासेस आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही चलेंगी। इनका ऑफलाइन होने का कोई भी सीन नहीं है, कभी भी शायद ये ऑफलाइन नहीं होंगी। ये प्लेटफॉर्म हमारा एलएनजी एजुकेशन पूरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ऐसे बच्चों के लिए ही हमने इसे डेवलप किया है, या हमारे जो इसके संस्थापक हैं या इसके ओनर हैं, उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा है, ऐसे ही बच्चों के लिए जोड़ा है जो शायद बहुत अधिक फीस अफोर्ड्स नहीं कर सकते। इसलिए उन स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी या विभिन्न सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी बहुत ही वो एक लोएस्ट प्राइस पर करा रहे हैं। तो इसके साथ हम चलो कल की जो क्लास थी उस पर थोड़ी सी परिचर्चा करते हुए अपनी इकोनॉमी की सिलेबस की ओर चलते हैं। तो कल ही हमने आपको बताया था कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी जो इस संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपी एक संवैधानिक संस्था है यूपीएससी। वो एग्जाम कंडक्ट कराती है, सिविल सर्विसेज एग्जाम। वो एग्जाम कंडक्ट कराती है सिविल सर्विसेज एग्जाम। सिविल सर्विसेज एग्जाम के 3 फेज हैं, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। ठीक है, सिविल सर्विसेज जो एग्जाम होता है पहले उसमें पीटी होता है। पीटी में भी आप जानते हैं 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में उसमें कई सारी सब्जेक्ट्स आती हैं, उसमें एक है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, मेंस के जीएस थर्ड पेपर में आप जानते हैं, मेंस के कल भी बताया था कि एक ऐसे का पेपर होता है, फिर जीएस के 4 पेपर होते हैं। ठीक है, फिर एक अनिवार्य हिंदी अनिवार्य इंग्लिश का पेपर होता है मेंस में। तो जीएस जो थर्ड पेपर है अपना, जीएस थर्ड पेपर में इकोनॉमी, जो इकोनॉमी का जो पोर्शन दिया हुआ है, वो जब आप सिलेबस, आपके पास अगर सिलेबस नहीं है तो आप सिलेबस ऑनलाइन डाउनलोड करिए। जीएस थर्ड पेपर में देखिए जो पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 10 तक निवेश मॉडल, भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर जो निवेश मॉडल तक का जो टॉपिक जितने भी दिए हुए हैं 10 टॉपिक, वो सब किसके अंदर आते हैं? इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की जो आपकी सब्जेक्ट है वो पूरा उसके अंतर्गत सिलेबस आता है, और आपको 10 पॉइंट्स में पूरा सिलेबस डिफाइन है कि उसके अंतर्गत क्या पड़ता है। मेरे पास भी सिलेबस है, मैं अभी आपको उसे पढ़ के ही बताऊंगा। ठीक है, तो जीएस थर्ड पेपर में इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो हम कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। इंटरव्यू तो अपना ही अलग। ठीक है, प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है उसमें क्या होता है, उसमें इकोनॉमी से मिनिमम जो क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से जो मिनिमम क्वेश्चन आते हैं पीटी में, अब तक के इतिहास में सबसे मिनिमम क्वेश्चन जो आए हैं 10 आए हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हैं 25 क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक के इतिहास में।
इकोनॉमी से जो आए हुए हैं पीटी में क्वेश्चन 10 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपकी तैयारी 10 से 25 तक के क्वेश्चन की होनी चाहिए। और आपकी तैयारी मैं तो कहूँगा इस तरह होनी चाहिए कि पीटी का कोई भी क्वेश्चन हो, और कोई से भी एग्जाम की, पीसीएस एग्जाम हो कोई भी, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी भी पीसीएस का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, या कोई भी अन्य एग्जाम हो, तो अब जब आप इकोनॉमी जो भी आपकी, मैं ये नहीं कहता कि इकोनॉमी का कोई सा भी आ जाए, जो भी सिलेबस या जो भी टॉपिक आपने इकोनॉमी में पढ़ रखा है, अगर उससे रिलेटेड जितना आपने पढ़ा हुआ है, अगर उससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी पेपर में, तो उसकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना आपने पढ़ रखा है तो वो सब आपको आना चाहिए, और उसके अंतर्गत कोई अगर क्वेश्चन आता है तो वो आप 100% उसे सही करें, इसकी आपको गारंटी लेनी चाहिए, इसके लिए आपको पूरा मेहनत करनी चाहिए, और जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर आपको बहुत अधिक अच्छी कमांड और वर्क करना चाहिए। हम यहाँ आपको अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, शायद आप एक क्लास ऐप पर ले रहे होंगे, अपना लर्न एंड ग्रो एलएनजी एजुकेशन का एक ऑनलाइन ऐप है, यूट्यूब पे लाइव चल रही होंगी, जहाँ भी लाइव आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, आप इन क्लास को लेते रहेंगे, 50-60 दिनों में ये सब क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, और आपका पूरा पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इकोनॉमी का सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सा ये जब क्लासेस चलेंगी, अभी मैं जैसे ही क्लासेस चलेंगी, ये जो क्लासेस आपकी 50-60 दिन तक चलेंगी, यहाँ आपको सारा सिलेबस पूरा लिखवाया ही जाएगा जिसकी आवश्यकता पड़ेगी। बाकी आपको प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे पीडीएफ के रूप में, आप डाउनलोड करिए, उन्हें प्रिंट आउट निकलवाइए उनका, जैसे भी आपका एडिट है आपको कैसे देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, एक चीज़ समझाई जाएगी, अगर नहीं समझ आती तो वहाँ स्टूडेंट्स के अपने अपने रिएक्शंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो डील किए जाएंगे, वो क्वेश्चंस डील करने के साथ साथ बेहतर तरीके से उन्हें समझाया जाएगा, एक बार समझाया जाएगा, 2 बार समझाया जाएगा, 3 बार समझाया जाएगा, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा इकोनॉमी, आप तब तक समझाई जाएगी, चाहे इसे लग जाए 90 दिन, उसकी आप चिंता मत करिए, ठीक है, वो मेरा हेडिक है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि हो सकता है कि जो ये इंडियन इकोनॉमी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ही नई सब्जेक्ट हो सकती है। मैं जब इस सिविल सर्विसेज जो एग्जाम की प्रिपरेशन की फेज में आया, तो मेरे लिए भी बिल्कुल एक नई सब्जेक्ट थी, मैं भी एक आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे मैथ और आर्ट्स दोनों का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे लिए भी बिल्कुल एक नई सब्जेक्ट थी। तो मैंने भी पढ़ा, मैंने भी सीखा, तो आप निश्चित रूप से रहिए, निश्चित होके शांति से बस सुनते रहिएगा, और जो नोट्स प्रोवाइड करा जाए, जो लिखाया जाए उसे शांति से पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, और आप इंडियन इकोनॉमी के संपूर्ण सिलेबस को आसानी से पूरा कवर कर लेंगे, और इसकी पूरी गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको, ठीक है। और रही बात की ये जो क्लासेस हैं ये ऑनलाइन मोड पर चलती रहेंगी आपकी, ऐसे ही एप्लीकेशंस पर मिलती रहेंगी, या जहाँ कहीं भी कोचिंग आपको प्रोवाइड जैसे भी कर रही हो, ठीक है। और फिर उसके बाद 50-60 दिन तक वो सब ठीक ही है। और यहाँ इस क्लास का आपका कोई भी डाउट होता है तो आप या तो यहाँ चैट पे मुझे सब दिखता है, टाइप कर दीजिए आप, वो मुझे सब कुछ दिख जाता है, मैं वहाँ यहीं इंस्टेंटली आपको बताता चलूँगा, या फिर बाद में भी जैसा कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में बात करेंगे वहाँ किसी फैकल्टी का नंबर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स के जितने भी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड इश्यू हैं, या आपके सिलेबस से लेकर किसी टॉपिक की समझ से लेकर, या फिर किसी क्वेश्चन आंसर पीटी का कोई क्वेश्चन, मेंस का कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे मेरा नंबर हो या किसी अदर फैकल्टी का नंबर हो, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसे धीरे धीरे टॉपिक वाइज तरीके से कंप्लीट कराएंगे, एक के बाद एक टॉपिक। मैं यहाँ आपको भी बताऊंगा कि किस तरह जो सिलेबस क्या है, जो यूपीएससी के द्वारा डिफाइंड सिलेबस क्या है, और फिर हम उस सिलेबस को किस तरह तोड़ के किन किन टॉपिक्स में एक के बाद एक पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ क्या करेंगे, फिर किस तरह हम उस पीटी के क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे कैसे आते हैं, फिर मेंस के क्वेश्चन भी बताएंगे, और उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी यहाँ करवाएंगे, ठीक है। आप निश्चित रूप से रहिए, आप जब यहाँ से जाएंगे अपने घर जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, जब ये क्लास आप ऑफ करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, और बस 1-2 बार उसका रिवीजन कर लीजिएगा, जितना भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको कंठस्थ होगा, बिल्कुल आपके माइंड में छप चुका हुआ है, ये मेरी आपको गारंटी है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लें। पेपर पैटर्न क्या कहता है, तो पेपर पैटर्न यही है, पीटी के एग्जाम होता है, पीटी के 2 पेपर होते हैं, आपको पता ही है, पहले पेपर में इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी की 10 से 25 क्वेश्चन तक आते हैं, तो वो आप जब पढ़ाएंगे इतनी सारी चीजें, और थोड़ा सा करंट अफेयर जितना यहाँ पढ़ा दिया जाए साथ साथ करंट, वो आपके 25 क्वेश्चन आप डील कर ले जाएंगे, चिंता मत करिएगा। फिर आपके मेंस के क्वेश्चन है, मेंस के जितने भी क्वेश्चन, हाँ मेंस के अगर 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 15 से 20 क्वेश्चन अगर मेंस के आते हैं आपके, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से कम 10 से 11 क्वेश्चन जो रहते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आपके किसके रहते हैं, इकोनॉमी के रहते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपके किसके रहते हैं, इकोनॉमी के रहेंगे। इंटरव्यू तो आपके व्यक्तित्व का परीक्षा है, आपका जैसा व्यक्तित्व होगा, आपके
ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू किसी एक दिन की तैयारी है, एक महीने की तैयारी है, एक साल की तैयारी है। आप 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, जितना भी आपने अनुभव या अपने व्यक्तित्व को डेवलप किया है आपके आसपास के माहौल ने, वो आपका व्यक्तित्व उस पर डिफाइन करता है। इंटरव्यू इंटरव्यू की कोई पर्टिकुलर तैयारी नहीं होती है। आप 30 साल में जो पके हैं, जो सीखे हैं, वो सभी उस इंटरव्यू में आपको दिखाना होगा। और उस इंटरव्यू में आपका 30 साल की जो ग्रोथिंग है वो सब आपको वहाँ रिप्रेजेंट करनी होगी, वो सब आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होगी। ठीक है, इसके बाद हम आइए पेपर पैटर्न पर। हमने थोड़ी बहुत चर्चा करी कि किस तरह पीटी का है, किस तरह मेंस का है, और हम यहाँ क्लास में पीटी मेंस सब कुछ कवर करके चलेंगे। पीटी के भी क्वेश्चंस बताएंगे आपको, मेंस के भी क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, तो अब हम, ये हो गया पेपर पैटर्न सिविल सर्विसेज एग्जाम का। हम कल भी इस पर विस्तृत रूप से चर्चा किया था किस तरह और होते हैं। आज आप और नए स्टूडेंट्स कुछ जुड़े हुए हैं, शायद कल इसकी क्लास की स्ट्रेंथ 70 थी, आज शायद 85 हो गई है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा जो जीएस थर्ड पेपर का सिलेबस है, ठीक है, जीएस थर्ड पेपर में जो, अच्छा ठीक है, इकोनॉमिक्स, उन्होंने जीएस थर्ड पेपर में कहीं भी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट या अर्थशास्त्र जैसी टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं किया है। आप जब सिलेबस का ऊपर देखेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां क्या लिखा हुआ है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या क्यों लिखा हुआ है, और वहां इकोनॉमिक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वहां जो सिलेबस बनाया गया है वो एक सिविल सर्वेंट के लिए बनाया गया है। आप सिविल सर्विसेज एग्जाम जब पास करेंगे तो उससे आप प्रशासक बनेंगे, जनता के सेवक बनेंगे। तो जनता के सेवक को, या पॉलिसी जो निर्धारण करने वाला है, पॉलिसी निर्माता जो एक सिविल प्रशासक है, सिविल सेवक है, या जो भविष्य में जो इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए जो एक सिविल सेवक कार्यरत है, उसे भारतीय अर्थव्यवस्था से विभिन्न पहलुओं हैं, जब उसकी विभिन्न समस्याओं की इतनी समझ उसको होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, उन समस्याओं का आसानी से समाधान कर सके, और उन समस्याओं को सोच समझकर उन पर एक बेहतर पॉलिसी निर्मित कर सके। ठीक है, तो इसलिए वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास जो टॉपिक में शब्द दिया हुआ है। और इंडियन इकोनॉमी के इस टॉपिक सिलेबस के तहत हम जो सिलेबस दिया गया है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, उस सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और हम उस सिलेबस को कैसे तोड़ के पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, आपके पास अगर सिलेबस नहीं है तो आप ज़रूर उसे डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको स्टडी मटेरियल के रूप में जो इस सिलेबस का प्रिंट आउट भी आपको दे दिया जाएगा, जैसे भी पीडीएफ फॉर्म में आपको दिया जाए, प्रिंट आउट निकल के रखिए और उसे दीजिए। उसमें जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, योजनाएं, संसाधनों को जुटाने के लिए प्रकृति, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, सरकारी बजट, ठीक है, कृषि से जुड़ी हुई सब्सिडियाँ, ऊर्जा, बंदरगाह, जितनी भी उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो आप पढ़िए, समझिए उनका मतलब क्या क्या है। और जब यहाँ सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाए तो फिर आप टॉपिक पढ़ के देखिएगा, आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, जीएस प्रश्न पत्र 3 का ही टॉपिक है, इसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी वगैरह। ठीक है, डाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जीएस थर्ड पेपर की सब्जेक्ट्स। इसमें इकोनॉमी एक बड़ा सब्जेक्ट के रूप में है, जो यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर कहाँ तक कि ये निवेश मॉडल तक जो इकोनॉमी का सिलेबस है, आप पढ़िएगा, बिल्कुल पढ़िएगा। इसका में भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजनाएं, समावेशी विकास, सरकारी बजट, मुख्य फसलें हैं, ये जितनी भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वगैरह है इसमें, और जो आपकी जो सारी चीज़ें हैं कि जो सब्सिडियाँ दी जाती हैं इसके अंतर्गत, जन वितरण प्रणाली वगैरह वगैरह, सरकारी बजट, निवेश मॉडल, ऊर्जा, संचार, परिवहन, सब इसके अंतर्गत आ जाता है, कृषि क्षेत्र इसके अंतर्गत। तो हम इस टॉपिक को, ये पूरा जो सिलेबस है उसे अपने अकॉर्डिंग कुछ विभिन्न हिस्सों में वर्गीकृत करेंगे, और संपूर्ण जो सिलेबस है पीटी और मेंस का, उसकी तैयारी आगामी दिनों में करेंगे। तो अब मैं इकोनॉमी की सिलेबस की ओर चलता हूँ कि हम इसमें आगामी दिनों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आगामी दिनों में कैसे कैसे ये सब पढ़ने वाले हैं, और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी आज की क्लासेस होगी, उसमें हम जो बताएंगे इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी क्या है, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको एक बार फिर ये। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी, या पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे अपने इंडियन इकोनॉमी की सिलेबस में, जीएस थर्ड पेपर ऑफ पीटी के लिए, वो होगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावलियां। ठीक है, पहला ये हमारा टॉपिक होगा, अर्थशास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावलियां पढ़ेंगे। हम जानेंगे इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स के कितने भाग होते हैं, उसके अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। फिर इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का नाम सुनते होंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास का नाम सुनते होंगे, आप आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ,
और इकोनॉमिक आर्थिक विकास का जो टर्मोलॉजी है आप न्यूज़पेपर और बहुत सारी जगह पे बहुत सारे जब आप आर्टिकल वगैरह पढ़ते होंगे उनमें इस टर्मोलॉजी को दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कई बार सुनते भी होंगे, तो ये होता क्या है इन सब के बारे में भी ये महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, इनके बारे में पहली क्लास में ही हम चर्चा करेंगे। जब ये चर्चा कंप्लीट हो जाएगी तो हम दूसरा हमारा इकोनॉमी में सिलेबस को वो क्या होगा, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई और मुद्रास्फीति क्या होती है, महंगाई मुद्रास्फीति का एक कारक है, ठीक है। तो वो हम सब चीज़ें जानेंगे कि मुद्रास्फीति कि जब हम टॉपिक कवर कर रहे होंगे तो हम जानेंगे कि मुद्रास्फीति होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके रीजंस क्या है, मुद्रास्फीति उत्पन्न क्यों होती है, कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई बहुत सारी परिभाषाएं हैं, और फिर मुद्रास्फीति को मापते कैसे हैं, भारत में मुद्रास्फीति कौन से इंडेक्स के तहत मापी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम मुद्रास्फीति के तहत कवर करेंगे। फिर हमारा तीसरा टॉपिक होगा, इस मुद्रास्फीति से ही बिल्कुल जुड़ा हुआ है, मौद्रिक नीतियां। मौद्रिक नीतियां, मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है। फिर हमारा तीसरा टॉपिक होगा मॉनेटरी पॉलिसीज, इसके जस्ट बाद से पढ़ाएंगे क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल ही इंटरलिंक टॉपिक है, ठीक है। और मैं मान के चलता हूँ कि जितना भी ये सिलेबस है, मैं अर्थशास्त्र लिख रहा हूँ, आपको अर्थशास्त्र का भी मतलब नहीं पता है, मैं मुद्रास्फीति लिख रहा हूँ, आपको मुद्रास्फीति का भी मतलब नहीं पता है, मैं मौद्रिक नीतियाँ लिख रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी, आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप धैर्य रखिए और आराम से जितनी भी ये लेक्चर्स हैं, लाइव क्लास हैं, आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, एक बार देखिए, दो बार देखिए, जब तक आपका मन हो, जब तक समझ ना आए टॉपिक तब तक देखते रहिए। और जब ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो आपको ये सारे वर्ड्स आपको बिल्कुल आपके अंदर व्यवस्थित हो चुके होंगे और आप बेहतर तरीके से इनसे डील कर ले जा पाएंगे। अब आपके लिए चीज़ें नई नहीं रहेंगी। और आज मैं मान के चलता हूँ कि आप कुछ भी नहीं जानते और मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे इकोनॉमी की ई से लेकर संपूर्ण सिलेबस आपको पढ़ाना है, समझाना है, और मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, चाहे मुझे 4 बार आपको समझाना पड़े, 5 बार समझाना पड़े, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सॉरी, मैं कभी कभी पढ़ाने में इतना लीन हो जाता हूँ कि मैं आपके चैट्स नहीं देख पाता। अच्छा अच्छा, पेपर पैटर्न के बारे में बता, चलो ठीक है। पेपर पैटर्न के बारे में पूरा जितने भी होते हैं वो हम फिर कभी चर्चा कर देंगे। अभी हम इकोनॉमी की सिलेबस पे आ गए हैं, तो हम एक पेपर पैटर्न जो पूरा है उसकी जो रिकॉर्डेड क्लास है वो आपको शायद वहाँ पर डलवा देंगे, नहीं डली होगी तो, ठीक है। तो वो पूरा पेपर पैटर्न के बारे में बताएंगे हम आपको। चौथी मौद्रिक नीतियों के बाद हम क्या पढ़ेंगे, भारत में बैंकिंग व्यवस्था। बैंकिंग, बैंकिंग, बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग होती है शायद, बैंकिंग व्यवस्था, व्यवस्था। हाँ, एक और बात, आप मेरी जो वर्डिंग पे हो सकता है मैं अच्छा शब्द जो गलत गलत लिख दूँ और मेरी राइटिंग बहुत सही ना हो, उस पर मत जाइएगा, आपकी समझ आ रहा है इतना काफ़ी है, ठीक है। फिर जब भारत की बैंकिंग व्यवस्था आपकी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम बैंकिंग, अब देखो मौद्रिक नीतियाँ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, मौद्रिक नीतियाँ होती क्या हैं, मौद्रिक नीतियों के उपकरण क्या क्या होते हैं, कौन से मौद्रिक नीतियाँ कौन जारी करता है, मौद्रिक नीतियाँ क्यों जारी करी जाती हैं, ठीक है। और मौद्रिक नीतियों के जो उपकरण हैं वो क्या क्या हैं, कैसे उन्हें मैनेज किया जाता है, उनका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हम भारत में बैंकिंग व्यवस्था की ओर जाएंगे, बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत हम आरबीआई पढ़ेंगे, आरबीआई क्या है, क्या कार्य हैं आरबीआई के, विभिन्न बैंक्स हैं, बैंक्स के एनपीए, बहुत सारी चीज़ें हम बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे, कई तरह की बैंक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब ये टॉपिक हमारा बैंकिंग व्यवस्था खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मुद्रा बाजार पढ़ेंगे, मनी मार्केट, एम ओ एन ई वाई, मार्केट। भारत में बैंकिंग व्यवस्था खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम मनी मार्केट पढ़ेंगे। तो एक आप एक काम करिए, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं कुछ लिखता हूँ, आप ये जो क्लास लाइव चल रही है या रिकॉर्डेड जैसी भी आप देखें, या तो आप एक पेन और कॉपी साथ लेके बैठा करिए, जो भी यहाँ लिखा जाता है, जो टर्मोलॉजी जो भी चीज़ें हैं उन्हें साथ साथ पॉइंट आउट करते रहिएगा। और वैसे तो आपको सारी चीज़ें जो पीडीएफ नोट्स के रूप में, नोट्स के लिए जो पीडीएफ आपको दी जाएगी उसमें सारी चीज़ें होंगी ही, फिर भी आप ये सब पॉइंट्स नोट आउट करते रहिएगा। इससे क्या होता है, आपको क्लास के साथ साथ ही चीज़ें आपको कवर होती जाती हैं। जब आप पॉइंट आउट भी करते जाते हैं तो सुनते हैं, थोड़ा सा लिखते भी जाते हैं, तो साथ साथ ही चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाती हैं, ठीक है। तो जो नोट्स मिले वो अलग की बात है, थोड़ा सा पॉइंट आउट भी करते रहिए। पांचवा हम क्या पढ़ेंगे, मुद्रा बाजार पढ़ेंगे, और इसे लिखते भी जाइए और बहुत जल्दी लिखने की आप आदत डालिएगा। मुद्रा बाजार के बाद हम छठवां हमारा टॉपिक क्या होगा, पूंजी बाजार पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट,
ठीक है। पूंजी बाजार क्या होता है, इसके अंदर वही सारी चीज़ें पढ़ते हैं अपन, शेयर मार्केट क्या है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये सारी चीज़ें, म्यूचुअल फंड्स वगैरह सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है। सातवां टॉपिक, जब हमारा पूंजी मार्केट खत्म हो जाएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, हम अपनी राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय आय, कैपिटल मार्केट, इंग्लिश भी लिखते जाइए, कैपिटल मार्केट। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जिस वर्ड की हिंदी सुन रहे हैं ना उसकी आपको इंग्लिश भी पता होनी चाहिए, ठीक है। पेपर में क्या होता है, कभी कभी हिंदी गलत होती है तो इंग्लिश बिल्कुल सही लिखी होती है, ठीक है। और पेपर जब आप मेंस लिख रहे हो और आपको कहीं पूंजी बाजार लिखने की आवश्यकता हो और आप पूंजी बाजार नहीं लिखेंगे, अगर आपके मन में कैपिटल मार्केट लिखने की इच्छा है तो इसे कैपिटल मार्केट इंग्लिश में नहीं लिखना है, उसे ऐसे लिखेंगे, कैपिटल, देवनागरी लिपि में, मार्केट, ये मान्य होगा, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको, पूंजी बाजार की जगह आप कैपिटल मार्केट पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में कैपिटल मार्केट नहीं लिख सकते हैं, मान्य नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय आय लिखेंगे, राष्ट्रीय आय जो है नेशनल इनकम, ठीक है। ये सातवां टॉपिक हमारा फिर क्या होगा, नेशनल इनकम होगा। इसके बाद जैसे ये टॉपिक्स कवर होते जाए, और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे से लगे, टॉपिक आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है। फिर इसके बाद हम आठवां टॉपिक क्या पढ़ेंगे, राजकोषीय व्यवस्था, इसके अंतर्गत ही हम राजकोषीय, राजकोषीय व्यवस्था, ठीक है, फिजिकल, ठीक है, राजकोषीय व्यवस्था पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टैक्सेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कर व्यवस्था पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये फिजिकल सिस्टम, राजकोषीय व्यवस्था पढ़ेंगे, फिजिकल सिस्टम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कर व्यवस्था, पूरा टैक्सेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग नहीं है, सारे टॉपिक एक दूसरे से बिल्कुल अंतर संबंधित हैं, और आपको सारा, जब आप एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हो तो वो आपके माइंड में उसके सारे पहलू होने चाहिए। जब आप दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो और पहले टॉपिक की कोई बात उसमें जुड़ जाती है तो आपके दिमाग इस तरह काम करना चाहिए कि सीधा आप वहां से इंटरकनेक्ट कर पाए। फिर इसके बाद ये नवा टॉपिक होगा। फिर 10वां टॉपिक आपका क्या होने वाला है, विदेशी निवेश एवं व्यापार, विदेशी निवेश एवं व्यापार, ठीक है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, इंग्लिश भी लिख देता हूँ मैं। 10वां हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा, विदेशी निवेश एवं व्यापार, ठीक है। और 11वां टॉपिक क्या रहेगा, अच्छा इंग्लिश में बता देता हूँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड, ठीक है। 11वां टॉपिक रहेगा आपका भुगतान संतुलन। 12वां टॉपिक आपका रहेगा कृषि। 13वां टॉपिक आपका रहेगा उद्योग। 14वां टॉपिक में आप पढ़ लोगे क्या, WTO, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सब चीज़ें आप, ये इतने में ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और जो भी अब तक की करंट से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी इन सब में आपको अपडेटेड मिलेगी, पूरे करंट से अपडेटेड आपके नोट्स होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी आपको इसमें प्रोवाइड करा दी जाएंगी अब तक, ठीक है। और करंट से रिलेटेड जो भी नए इश्यूज होंगे वो भी आपको एक दो अलग लेक्चर लेके आपको अब तक समझा दिए जाएंगे कि क्या क्या इन सब चीज़ों में इशू चल रहा है। तो हम आज क्या करने वाले हैं, आज का पहला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे हम। जो हमारा पहला टॉपिक हमने बताया था कि हम अर्थशास्त्र एवं इससे जुड़ी हुई विभिन्न सारी परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे, ठीक है। तो कोई भी समस्या हो तो आप हमसे सीधा लिख टाइप कर सकते हैं, आपकी समझ में आ रहा है तो बेहतर है, और कुछ समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है अर्थशास्त्र, हमारा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र कैसे कहते हैं, ठीक है। हम इसमें पढ़ेंगे अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन होता है,
ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो है ग्रीक भाषा के ग्रीक भाषा की ये ओइकोनोमिया शब्द से मिलकर बना है, जिसे हम दो भागों में तोड़े हैं। आइकोनोमिया के शब्द से निकला हुआ है ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। इसे हम दो भागों में तोड़ दें, ओइकोस और नोमोस। अगर ओइकोनोमिया अगर ग्रीक भाषा का शब्द है, जब इसे दो भागों में तोड़ देते हैं तो इसका ओइकोस का हिंदी मतलब क्या होता है? गृह या आपका परिवार। नोमोस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, प्रबंधन। ठीक है। तो जब जो अर्थशास्त्र के ग्रीक भाषा के शब्द को तोड़कर जब उसका शाब्दिक अर्थ हम निकालते हैं तो वो निकलता है गृह प्रबंधन। अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम गृह प्रबंधन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। ये अर्थशास्त्र की एक सबसे सरल परिभाषा मानी जाती है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम गृह प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। गृह प्रबंधन की प्रक्रिया क्या होती है? जब एक परिवार के द्वारा अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपने उपभोग को पूरा करने के लिए जो एक संपूर्ण प्रक्रिया का पालन किया जाता है, या एक परिवार के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने अपने उपभोग को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तथा अपनी आय को अधिक से अधिक करने के लिए जो संपूर्ण जो प्रक्रिया, एक संपूर्ण जो पूरी प्रक्रिया का जो पालन किया जाता है, वो पूरी प्रक्रिया का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? गृह प्रबंधन की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। ये अर्थशास्त्र की सबसे सरल परिभाषा मानी गई है। अब बाद में यही जो मैनेजमेंट है वो किसके स्तर पर हो जाता है? बृहद स्तर पर जाके एक पूरे देश के स्तर पर, पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मैनेजमेंट है वो किसके अंतर्गत? इकोनॉमिक्स जो एक बृहद सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत ये हम क्या पढ़ेंगे? इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट, कैसे हम भारतीय व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए पहलू क्या क्या है, वो हम सब चीजें ही तो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स या सिलेबस में पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। तो अब हमने बताया कि अर्थशास्त्र की सबसे सरल परिभाषा क्या है? गृह प्रबंधन की प्रक्रिया को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थात एक परिवार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को जिस तरीके से बेहतर पूर्ति का प्रयास करता है, अपनी आवश्यकताओं को या अपने उपभोग को अधिक से अधिक अधिकतम बनाने का प्रयास करता है और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? गृह प्रबंधन की प्रक्रिया कहलाती है। और इसके बाद अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या निकल कर आती है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु क्या होती है? वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं प्रबंधन। ये सब चीज का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक ऐसी विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की संपूर्ण प्रक्रिया का हम अध्ययन करते हैं। अब वस्तुओं एवं सेवाओं के जो ये संपूर्ण प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत मैंने तीन वर्ड यूज किए हैं। मैंने कहा उत्पादन, मैंने कहा वितरण, मैंने कहा उपभोग। जब और ये पूरी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आ जाएगी? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाती है। जब किसी वस्तु का पहले क्या होता है? उत्पादन होता है। उत्पादन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका भी अध्ययन कब किया जाता है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमी का हिस्सा होती है वो। जब उसे वितरण, जब उस वस्तु या सेवा का उत्पादन हुआ फिर उसका वितरण होता है, तो वितरण में जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो भी किसका अध्ययन का हिस्सा है? अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। फिर उसके बाद उसका उपभोग, उपभोग भी किसका, कौन सी विषय वस्तु का हिस्सा है? अर्थशास्त्र का हिस्सा है। तो हम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की संपूर्ण प्रणाली का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर करेंगे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था किससे मिलकर बनी होती है? अर्थव्यवस्था से इसी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग से मिलकर बनी होती है। ठीक है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अर्थशास्त्र का जो वर्गीकरण। एक नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, नॉर्वे के प्रसिद्ध रैगनर फिश। ठीक है। नॉर्वे के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे रैगनर फिरिस। उन्होंने अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, बेहतर तरीके से इकोनॉमी को समझने के लिए, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए उन्हें दो भागों में बांटा। तो जो नॉर्वे के अर्थशास्त्री रैगनर फिरिस ने इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जो वर्गीकरण किया और दो भागों में बांटा, वो दो भाग क्या है? पहला भाग इन्होंने बताया कि हम अर्थव्यवस्था के जो भिन्न भिन्न पहलू हैं उन्होंने इन्हें दो भागों में बांटा और दो भागों के अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था के कुछ विभिन्न विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। पहला क्या था? व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो
दूसरा क्या था? समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। नॉर्वे के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे रैगनर फ्रिस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। अच्छा, नॉर्वे के जो रैगनर फ्रिस अर्थशास्त्री थे उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य शायद आपकी पीटी में पूछ लिया जाए, लिख लीजिएगा कि रैगनर फ्रिस ऐसे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्हें इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इकोनॉमी के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में पहला, इकोनॉमी के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया। इकोनॉमी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार इन्हें रैगनर फ्रिस को दिया गया। ठीक है, और जो इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमी के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है उसका ऑफिशियल नाम क्या होता है? उसे देवनागरी लिपि में आप भी लिखिएगा। रिक्स, रिस्क नहीं है, रिक्स है। स्वेरिजेस क्या है? स्वेरिजेस रिक्स बैंक। ये स्वीडन की केंद्रीय बैंक है। स्वेरिजेस रिस्क बैंक जो है, रिस्क नहीं, स्वेरिजेस रिक्स बैंक। रिक्स बैंक को स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडन की केंद्रीय बैंक है। जैसे भारत में केंद्रीय बैंक आरबीआई है, वैसे ही स्वीडन में स्वेरिजेस रिक्स बैंक केंद्रीय बैंक है। उसने जब 300 वर्ष कंप्लीट किए तो 300 वर्ष कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में एक जो प्राइज उन्होंने घोषित किया, इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज घोषित किया। तो इकोनॉमी के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज रैगनर फ्रिस को मिला। तो पहला नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो दिया गया, उसका ऑफिशियल नाम क्या है? स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, ये जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमी के क्षेत्र में उसका ऑफिशियल नाम है स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। ये स्वेरिजेस रिक्स बैंक जो है स्वीडन की केंद्रीय बैंक है। इसने 300 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में ये क्या है, ये प्राइज दिया था। ठीक है, तो ये पहला किसको मिला? नॉर्वे के जो अर्थशास्त्री थे रैगनर फ्रिस, उन्होंने इकोनॉमी को दो भागों में बांटा था। अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, विषय वस्तु जो है उसे दो भागों में बांटा और उसके अध्ययन के लिए बताया कि हम दोनों भागों में किस किस चीजों का अध्ययन करते हैं। तो हम वो भी जान लेते हैं। साथ साथ लिखते भी जाइएगा, लिखते जाएंगे, थोड़ा सा नोट पॉइंट आउट, वैसे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा लेकिन साथ साथ थोड़ा सा जो मैं लिख रहा हूँ पॉइंट आउट करते जाएंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम जानते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो, व्यष्टि अर्थ जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और इसे हिंदी में सूक्ष्म कहा जाता है, माइक्रो इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स को परिभाषित करें या हम कहें कि जॉन जो हमारे नॉर्वे के जो अर्थशास्त्री थे रैगनर फ्रिस, उन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बताया हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो मैं बताता हूँ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इकोनॉमी या अर्थशास्त्र के कौन से पहलुओं का, अर्थव्यवस्था के कौन से पहलुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म पहलुओं का मतलब क्या है? सूक्ष्म पहलुओं का तात्पर्य है कि हम एक परिवार के स्तर पर, एक औद्योगिक इकाई के स्तर पर क्या करते हैं? एक औद्योगिक इकाई या एक सूक्ष्म औद्योगिक इकाई या एक परिवार के स्तर पर हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम सूक्ष्म स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। लघु स्तर पर हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वो क्या हो सकता है? परिवार के स्तर पर हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। परिवार के स्तर पर जब हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे तो हम उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। अर्थव्यवस्था का क्या पहलू? छोटे से वो सूक्ष्म पहलू जिनके हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे परिवार के अंतर्गत या फिर एक औद्योगिक इकाई के अंतर्गत होने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अब परिवार के अंतर्गत क्या क्या आर्थिक क्रिया होती हैं? एक परिवार के सदस्य क्या करते हैं? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ काम करते हैं तो वो क्या कोशिश करते हैं कि उनकी आय अधिक से अधिक हो, जिससे क्या कर सकें? वो अपने उपभोग को बढ़ा सकें, अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे बेहतर कर सकें, अपने उपभोग को बेहतर और अधिक अच्छा कर सकें। तो
तो इसलिए वो संपूर्ण जो प्रक्रिया, जो आर्थिक क्रिया उनके बीच चलती रहती हैं, चाहे वो नौकरी पे जाते हों, फिर वो पैसा कमाते हों, फिर वो अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करते हों, ये संपूर्ण प्रक्रिया जो चलती रहती है वो किसके अंतर्गत आती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। यही प्रक्रिया एक परिवार के स्तर पर जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन जब इसी प्रक्रिया को हम बृहद स्तर पर अध्ययन करेंगे या एक पूरे देश के स्तर पर अध्ययन करते हैं तो वही हम समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हमने बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम परिवार या एक औद्योगिक इकाई के अंतर्गत जो भी आर्थिक क्रियाएं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं? मांग एवं आपूर्ति का अध्ययन करते हैं। किस प्रकार एक बाजार में या फिर एक देश में एक स्थान विशेष पर या किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में मांग एवं आपूर्ति का जो नियम चलता है उसका भी अध्ययन, मांग एवं आपूर्ति का अध्ययन भी हम क्या करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या अंतर्गत हम क्या कर रहे थे? अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म पहलुओं का अध्ययन कर रहे थे जिनसे अर्थव्यवस्था मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ही व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं? सक्षम बाजारों का अध्ययन करते हैं। बाजार कैसे होते हैं? जहां मांग एवं आपूर्ति का जो साइकिल चलता रहता है, बाजार ही तो है जहां वस्तुओं की आपूर्ति होती है, वहां खरीदार आते हैं। तो जहां मांग एवं आपूर्ति का सिस्टम पूरा चलता रहता है तो उन बाजारों का भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? इस व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म पहलू है। अर्थव्यवस्था के जो बेसिक से पॉइंट्स होते हैं या जो सभी आधारभूत पॉइंट है उनका अध्ययन कहाँ करते हैं? हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम सारे उन पॉइंट्स का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र पर ही समष्टि है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो टिका हुआ होता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है वो भी समझने का प्रयास करिए। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था के बृहद पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जिन आर्थिक क्रियाओं का हम परिवार या एक औद्योगिक इकाई के स्तर पर हम अध्ययन कर रहे थे, अब उन्हीं हम आर्थिक क्रियाओं को पूरे देश के स्तर पर, अब हम पूरे देश के स्तर पर होने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने लग जाएं तो वही अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी समझिए अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म हिस्सों का अध्ययन व्यष्टि था और बृहद हिस्से अर्थव्यवस्था के उनका अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, तो अब हम अर्थव्यवस्था के बृहद हिस्से, देखो पूरे देश के स्तर पर जब हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने लग जाएं, पूरे देश के स्तर पर हम उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन करने लग जाएं तो वही हो जाता है जीडीपी। तो जीडीपी का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण देश के स्तर पर होने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक समृद्धि का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जो हमारी ग्रोथ रेट है उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत, इकोनॉमिक ग्रोथ जो रेट है हम इसका अंतर्गत इसके अंतर्गत करते हैं। बेरोजगारी दर है, महंगाई है, मौद्रिक नीतियां हैं। ठीक है, जितनी भी अर्थव्यवस्था के बृहद पहलू हैं, जो बड़े बड़े पहलू हैं, जो संपूर्ण देश के स्तर पर जिनका अध्ययन करनी है, जिनको जानने की आवश्यकता होती है, हम उनका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में। क्या है कि माइक्रो यानी सूक्ष्म, अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म पहलू जिनसे अर्थव्यवस्था मिल के बन रही है, और अर्थव्यवस्था के बृहद पहलू जिनके हमें पूरे देश के स्तर पर आवश्यकता पड़ती है जानने की, तो हम उनका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। चाहे वो बेरोजगारी दर हो, महंगाई हो, मौद्रिक नीतियां हो, आदि आदि चीजें, राष्ट्रीय आय समझ रहे हो आप, या फिर ग्रोथ रेट समझ रहे हो, जीडीपी समझ रहे हो, ये सब क्या है? अर्थव्यवस्था के बृहद पहलू है। संपूर्ण देश के स्तर पर इनका अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए हम अर्थशास्त्र के दूसरे पॉइंट या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। तो और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे से आपस में अंतर संबंधित है, एक दूसरे से बिल्कुल पूरक है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है। क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि को बनाए रखने के लिए, आर्थिक समृद्धि को बनाए रखने के लिए दोनों ही, चाहे व्यष्टि तथा समष्टि कारकों का अनुकूल होना आवश्यक है। ठीक है, किसी देश में क्या होता रहे? आर्थिक समृद्धि होती रहे, देश में जीडीपी उत्पादन बढ़ता रहे, जीडीपी बढ़ती रहे, आर्थिक ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती रहे, आर्थिक समृद्धि होती रहे, उसके लिए व्यष्टि तथा समष्टि दोनों ही कारकों की आवश्यकता होती है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यष्टि और जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होना चाहिए? एक परिवार के स्तर पर क्या हो? मांग बनी रहे। एक औद्योगिक इकाई के स्तर पर क्या हो रहे, क्या होता रहे? उत्पादन बढ़ता रहे, चलता रहे हमेशा। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो कारक थे उनके अंतर्गत हम देखते हैं क्या होता है कि जो ऋण व्यवस्था हो, भारतीय जो ऋण व्यवस्था है, बैंकों से प्राप्त होने वाला ऋण है, या भारत की जो मौद्रिक नीतियां हैं, जो क्या करती हैं?
बैंकों से प्राप्त होने वाले ऋण का निर्धारण करती हैं मौद्रिक नीतियां, कि बैंक कितनी दर पर, ये मौद्रिक नीतियां आप आगे पढ़ोगे क्या होती हैं, इन सब क्या करती हैं। तो मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि दोनों ही समष्टि और व्यष्टि जो कारक हैं, दोनों ही क्या होते हैं किसी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए, दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों में ही हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र परिवार के स्तर पर, एक औद्योगिक इकाई के स्तर पर, दोनों में क्या होता है, परिवार के स्तर पर मांग बनी रहे, औद्योगिक इकाई के स्तर पर उत्पादन बढ़ता रहे, मांग बनी रहे, उत्पादन बढ़ता रहे और सक्षम बाजारों की उपस्थिति रहे, ठीक है। और जब समष्टि जो कारकों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऋण व्यवस्था इस तरह हो, ठीक है, या जो मौद्रिक नीतियां हैं वो इस प्रकार हो कि क्या हो सके, निवेश और क्या हो, उपभोग चलता रहे, जिससे क्या हो सके, मांग बनी रहे और अर्थव्यवस्था में और निवेश होता रहे और उत्पादन बढ़ता रहे, जीडीपी ग्रोथ करती रहे, ठीक है। और महंगाई दर, मुद्रास्फीति क्या रहे, नियंत्रण में रहे। मुद्रास्फीति क्या होती है ये भी आगे आप समझेंगे। मुद्रास्फीति क्या होती है ये भी आप समझेंगे, ठीक है। तो मुद्रास्फीति कैसी रहे, नियंत्रण में रहे। अब भारत में मुद्रास्फीति की दर क्या होती है ये अगले टॉपिक में आप समझेंगे। तो समष्टि, तो एक देश की, मैं बता रहा था कि देश में आर्थिक समृद्धि बनी रहे या अर्थव्यवस्था ग्रोथ करती रहे, उसके लिए क्या क्या कारक चाहिए, समष्टि भी चाहिए, समष्टि कारक की सकारात्मकता, अनुकूलता होनी चाहिए। अनुकूलता क्या कहती है, अनुकूलता कहती है कि भाई व्यष्टि कारक भी अपने बने रहे। और व्यष्टि कारक कौन कौन से थे, मैंने बताया व्यष्टि के अंतर्गत कौन से कारक अध्ययन करते हैं, जैसे परिवार के स्तर पर मांग बनी रहे, औद्योगिक के स्तर पर उत्पादन बढ़ता रहे, ठीक है, बाजार सक्षम बाजार रहे, मांग एवं आपूर्ति का चक्र संतुलित रूप से चलता रहे, ठीक है। समष्टि कारकों के अंतर्गत हम देखते हैं मौद्रिक नीतियां इस प्रकार जिससे निवेश एवं उपभोग कैसा होता रहे, चलता रहे, निवेश भी होता रहे और उपभोग भी चलता रहे, दोनों प्रभावित ना हो। बेरोजगारी दर बहुत अधिक ना हो, बेरोजगारी दर बहुत अधिक ना हो, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है बढ़ती रहे, ठीक है, ये सब कारक, और मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे। ये सब कारक जब समष्टि और व्यष्टि कारक अनुकूल होंगे तो क्या हम बोल सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था या कोई भी अर्थव्यवस्था में समृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये था आपका आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब ये आपका टॉपिक था व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र वाला। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, हमने बताया कि अब आप इतना समझ चुके हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र को कितने हिस्सों में बांटा गया है, उसके अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र है उनके अंतर्गत कौन कौन से कारकों का अध्ययन किया जाता है, और अर्थव्यवस्था के लिए दोनों ही कारक महत्वपूर्ण, एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब हमने बताया अर्थशास्त्र के कुछ जुड़े महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। पहली शब्दावलियां है आर्थिक समृद्धि, एवं आर्थिक विकास, ठीक है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, अब ये समझने का प्रयास करिए। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ एक मात्रात्मक अवधारणा है, ठीक है, ये मात्रा पर ध्यान देती है, जबकि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक गुणात्मक अवधारणा है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि क्या कहेंगे, जब किसी देश में उत्पादन में बढ़ोतरी होती है या जीडीपी में बढ़ोतरी होती है तो वो आर्थिक समृद्धि के दायरे में आती है, उसे आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। परंतु जब इस हुई आर्थिक समृद्धि या इस उत्पादन में हुई बढ़ोतरी का लाभ देश के या समाज के सभी वर्गों, सभी लोगों तक पहुंचता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं, ठीक है। समझे कुछ, देखो मैं फिर सुनाता हूं कि जब किसी देश में उत्पादन में बढ़ोतरी होती है या जीडीपी में बढ़ोतरी होती है तो यह क्या कहलाता है, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब इस इकोनॉमिक ग्रोथ का लाभ समाज के सभी हिस्सों, देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचता है और उसके जीवन स्तर में सुधार होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक तो है परंतु पर्याप्त नहीं है। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे मैंने क्या कहा, आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब कहा जाएगा, जब इस इकोनॉमिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि का लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचे तथा उसके जीवन स्तर में सुधार हो, तब हम आर्थिक विकास कहेंगे। अगर केवल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या हो रहा है, देश में जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है और केवल कुछ लोग समृद्ध होते जा रहे हैं और बाकी लोग अभी भी क्या है, बेरोजगारी दर
बढ़ती जा रही है। जैसा कि वर्तमान सिचुएशन में आप देख रहे हैं, कुछ लोग और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो मान लेंगे आप, लेकिन फिलहाल तो कंडीशन कोरोना वाली है, तो वो भी समझेंगे कि दूसरी कंडीशन से यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को नहीं मिल रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो दूर की बात है, फिलहाल ना तो कोई इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन बहुत सारे WTO या बहुत सारे इकोनॉमिक फॉर्म्स अभी अनुमान लगा रही हैं कि भारत बहुत जल्दी रिकवर करेगा। ये कोरोना का फेज था, ये बहुत अलग ही फेज रहा। यहाँ सारे जो आर्थिक समीकरण थे वो सब विफल होते नजर आए, और जो भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 में एक अच्छे दौर से गुजर रही थी। अच्छे दौर से क्या, ठीक था, 6-7% की इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही थी, लेकिन वो भी वर्तमान में माइनस में जाके, और बेरोजगारी दर कहते हैं 20-21 सालों में सबसे उच्च स्तर पर पहुंची जा चुकी है। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की बात कर रहे थे। आर्थिक समृद्धि मैंने बताया उत्पादन और GDP में बढ़ोतरी आर्थिक समृद्धि है। जब उसका लाभ समाज के सभी सदस्यों तक पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो, जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, तब वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, मैंने बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक तो है, परंतु पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्या है, देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लो कि देश में आई हरित क्रांति। अब आप जानते हैं हरित क्रांति जब देश में स्टार्ट हुई तो उसका लाभ किन किन राज्यों को हुआ। उनका लाभ उस पंजाब को हुआ, हरियाणा को हुआ, और किसी हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों को हुआ। परंतु उसका लाभ बाकी हिस्सों में उसके नकारात्मक प्रभाव देखे गए। ठीक है, और उसका लाभ बिहार को नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक नहीं हुआ, देश का अन्य हिस्से को नहीं हुआ। तो ये क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इससे हम क्या हुए, जब हम जो USA वगैरह से खाद्यान्नों का आयात करते थे वो सब क्या हो गया, बंद हो गया। परंतु तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो देखी गई, परंतु उस हरित क्रांति जो आई उसका लाभ सभी तक नहीं पहुंचा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक आर्थिक समृद्धि और आप आर्थिक विकास में अंतर समझ गए होंगे, मुझे लगता है अंतर समझ गए आप। ठीक है, तो फिर हम अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि दोनों ही अलग अवधारणा है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे समावेशी विकास, इंक्लूसिव इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या है, समावेशी विकास की परिभाषा सुनिए। हमने पहले बताया ना, पहले टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमने बताया था कि हम पहले टॉपिक में अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, और अभी हम थोड़ी देर बाद थोड़ा सा मांग एवं आपूर्ति के बारे में भी समझ लेंगे, किस प्रकार मांग एवं आपूर्ति का साइकिल काम करता रहता है। अभी हमने समझ लिया आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं, उत्पादन बढ़ोतरी, और फिर आर्थिक विकास क्या क्या है। अब हम समझ रहे हैं समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में सुनिए। इसके अंतर्गत हम दो पहलुओं का अध्ययन करते हैं, सबका विकास और चौतरफा विकास। ठीक है, सबका विकास और चौतरफा विकास। ठीक है, तो समावेशी विकास की परिभाषा सुनिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पहले तो ये समझ जानिए कि विकास होता क्या है। ठीक है, मैं आपको विकास के बारे में बताता हूँ, विकास होता क्या है। विकास परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया है जो मूल्य निहित होती है। परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया जो मूल्य निहित होती है, क्योंकि परिवर्तन मूल्य रहित भी हो सकता है। जैसे मान के चलिएगा कि कुछ परिवर्तन ऐसा हुआ जो कि नकारात्मक है, तो आप उसे विकास मानेंगे, विकास वो नहीं हो सकता। जैसे मानिए कि महिलाओं की दशा में परिवर्तन होता है कि महिलाएं ड्रग्स लेने लग गई। अब जब महिलाएं ड्रग्स ले रही हैं तो कुछ लोग कहेंगे महिलाओं का विकास हो रहा है, तो परिवर्तन हुआ। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, कहाँ महिलाएं घरों में रहती थी, तो घरों से बाहर निकली और ड्रग्स लेने लग गई, तो वो परिवर्तन तो माना गया, लेकिन वो महिलाओं के संदर्भ में विकास नहीं होगा। क्योंकि जो ड्रग्स लेने की अवधारणा है वो किससे जुड़ी हुई है, वो नकारात्मक स्वास्थ्य, हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो क्या हुआ, वो परिवर्तन माना गया, कैसा, नकारात्मक परिवर्तन हुआ महिलाओं की स्थिति में, लेकिन सकारात्मक नहीं हुआ। तो विकास कैसा, ऐसा परिवर्तन जो मूल्य निहित होता है और सकारात्मक दिशा में होता है, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो अब हम समावेशी विकास जानेंगे क्या होता है। तो ये विकास के बारे में समझिए, समावेशी विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट, विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी लोगों को लाभ पहुंचे। विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी लोगों, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग को विकास का लाभ मिले और उसके जीवन स्तर में सुधार हो, और इसके साथ साथ उसके जीवन के सभी पहलुओं का विकास हो, जैसे कि उसके
सामाजिक विकास हो, उसका आर्थिक विकास हो, उसका राजनीतिक विकास हो, तो हम कहेंगे कि समावेशी विकास की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। अर्थात समाज के सभी लोगों का चौतरफा विकास ही क्या कहलाता है? समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो सबका विकास एक हमारे बहुत अच्छे क्या थे, समाजशास्त्री थे, जॉन रॉल्स समाजशास्त्री रहे थे जॉन रॉल्स। उनका एक सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। समावेशी विकास जो है सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि समाज के सभी लोगों के साथ क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। अर्थात विकास की प्रक्रिया में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। समाज की अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति भी क्या लेना चाहिए? समाज का लाभ लेना चाहिए। तभी वो क्या है? समावेशी विकास है। समावेशी विकास में सबका विकास है, और यह समावेशी सबका विकास से हम कह सकते हैं कि यह सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की अवधारणा पर आधारित एक कॉन्सेप्ट है। सोशल जस्टिस की अवधारणा पर आधारित है सामाजिक न्याय। अर्थात जॉन रॉल्स कहते थे कि एक समाज उतना ही मजबूत होता है जितनी की उसकी जॉन रॉल्स कहते थे कि एक जो जंजीर होती है उतनी ही मजबूत होती है। एक अच्छे समाजशास्त्री थे जॉन रॉल्स, वो कहते थे कि एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी की मजबूत उसकी कमजोर कड़ी होती है। ठीक है, क्या कहते थे जॉन रॉल्स? जॉन रॉल्स कहते थे कि एक जंजीर जो होती है वो उतनी ही मजबूत होती है जितनी की मजबूत उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। अर्थात उस जंजीर की जो सबसे कमजोर कड़ी है वो जितनी मजबूत होगी, वो जंजीर उतनी ही मजबूत मानी जाएगी। तो इसी प्रकार सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि समाज का सबसे कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण होना चाहिए। ठीक है, तो तभी वो सामाजिक विकास माना जाएगा। सामाजिक विकास के समावेशी विकास क्या माना जाएगा? समाज के सबसे कमजोर वर्ग का सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि समाज का सबसे कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि समावेशी विकास की अवधारणा सामाजिक न्याय के साथ साथ जो गांधी जी का अंत्योदय अंत्योदय की अवधारणा पर आधारित है। अंत्योदय की अवधारणा क्या कहती थी? कि समाज के अंतिम व्यक्ति अर्थात समाज की अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति पर भी विकास का लाभ पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ये सबका विकास और फिर चौतरफा विकास, और चौतरफा विकास के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? कि हमारा सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो। ठीक है, ये आप समझ गए सबका विकास और चौतरफा विकास। अर्थात इंक्लूसिव डेवलपमेंट है कि समाज के प्रत्येक सदस्य का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? समावेशी विकास, या क्या कहते हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो हमने सबका विकास में देखा कि अंत्योदय की अवधारणा पर आधारित है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, सबका विकास होना चाहिए, चौतरफा विकास होना चाहिए। ठीक है, निम्न स्तर के सदस्यों तक भी विकास का लाभ पहुंचे, जब विकास की प्रक्रिया में सभी लोग हिस्सेदारी लें, तो ये सब। और चौतरफा विकास के अंतर्गत हम देख रहे हैं, जब हम कह रहे हैं ना इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंतर्गत सबका विकास होना चाहिए, और चौतरफा चौतरफा से हमारा तात्पर्य है कि सामाजिक विकास भी होना चाहिए। अर्थात जो सामाजिक समस्याएं हैं, जब जब हमारे समाज में जो छुआछूत, जातिवाद और जो धार्मिक उत्पीड़न जैसी समस्याएं जब ये खत्म हो जाएंगी, जब लोगों को बराबरी का दर्जा मिलेगा, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलेगा, छुआछूत, जातिवाद जैसी समस्याएं खत्म होंगी, तब हम कहेंगे कि लोगों का सामाजिक विकास हो रहा है। जब देश में निर्धनता खत्म होगी, गरीबी खत्म होगी, जब देश में जो आर्थिक असमानता है वो कम होगी, बेरोजगारी दर कम होगी, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेंगे, तब हम कहेंगे आर्थिक विकास हो रहा है। जब लोग, निम्न स्तर के लोग, सभी लोग, समाज के सभी लोग, अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति और धनी वर्ग का व्यक्ति भी, जब समाज के सभी वर्ग राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, तब हम कहेंगे कि राजनीतिक विकास हो रहा है। तो इस प्रकार हम अंतिम बार एक बार फिर से जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की परिभाषा है उसे दोहराते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का चौतरफा अर्थात सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जब विकास होता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका समावेशी विकास की अवधारणा समाप्त होती है। अब हम जाते हैं आर्थिक विकास क्या होता है, चौतरफा विकास, उसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक विकास, वही सब चीजें हैं। अब हम आते हैं सतत विकास। सतत विकास, सतत धारणीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतधारणीय विकास है, संपोषणीय विकास है। सतधारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बोला जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है?
जब हम विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, जब कहीं भी आप देखते हैं विकास हो रहा होता है, मैंने बताया विकास क्या होता है, विकास से तात्पर्य क्या होता है, एक तो आर्थिक समृद्धि होती है, आर्थिक विकास होता है। जब आर्थिक विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं हम, तो हम देखते हैं बहुत सारा कंस्ट्रक्शन काम होता है, उत्पादन होता है, हम पर्यावरण का दोहन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन, उत्पादन आदि सब चीजें चल रही हैं, तो इसमें क्या होता है, पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचती है, संसाधनों का दोहन होता है, संसाधन खत्म होते हैं, संसाधन नष्ट हो जाते हैं, पर्यावरण प्रदूषित होता है, ये सारी चीजें चलती रहती है, ठीक है। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचती है। तो उसके लिए क्या हुआ, एक सतत विकास की जो अवधारणा, सतत संपोषणीय विकास, सतत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा लाई गई, ठीक है। ये क्या कहती है कि हम विकास इस प्रकार करें, विकास की प्रक्रिया ऐसी हो जिससे क्या हो, वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य के लिए भी क्या कर सकें, संसाधनों को हम संरक्षित कर सकें। अर्थात हमारे विकास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए कि जिससे हमारे संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कैसे रहें, संरक्षित रहें। अर्थात हमारे विकास ऐसा हो कि हम वर्तमान की आवश्यकताओं तो पूरा कर लें और उसके साथ साथ क्या हो, आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनकी भी आवश्यकताएं भी पूरी हों। और क्योंकि यह अवधारणा सतत धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा इस बात पर टिकी होती है कि जो पर्यावरण से जो संसाधन प्राप्त हो रहे हैं वो हमारे पूर्वजों के उत्तराधिकार में हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि वो हमारी आने वाली पीढ़ियों का हम पर ऋण है, जिसे हमें क्या करना है, चुकाना है। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का जो हम पर ऋण है, ये संसाधन, उसे हमें उनको चुकाना है। तो उसके लिए क्या आवश्यक है, उनका उपभोग ऐसा होना चाहिए या संसाधनों का दोहन ऐसा होना चाहिए जिससे वो खत्म ना हो, उन पर संकट ना उत्पन्न हो, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रहें। यही क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत धारणीय विकास है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जितने भी गोल्स हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप जान लीजिएगा, ये बाद में आपको बहुत सारी सब्जेक्ट्स में पढ़ाए भी जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने आपने समझ लिया होगा अर्थशास्त्र क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करते हैं आप, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशी विकास, और फिर विकास के क्या क्या पहलू होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सब चीज़ें आप समझ चुके हैं, क्योंकि इन्हें बताना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हर रोज़ आप आर्टिकल, न्यूज़पेपर वगैरह में ये सारी चीज़ें पढ़ते रहते होंगे। अब इसके बाद हम सीधा मूव कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको इंडेक्स बताया था, दूसरा टॉपिक क्या है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अब उसकी ओर चल रहे हैं। अब हम आपको इसके अंतर्गत बताएंगे मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो सुनिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में होने वाली निरंतर बढ़ोतरी, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में होने वाली निरंतर बढ़ोतरी जिससे किसी देश की मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आती है, क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहलाती है। एक बार फिर से सुनिएगा, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में होने वाली निरंतर बढ़ोतरी, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन कैसी निरंतर बढ़ोतरी होनी चाहिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में होने वाली निरंतर बढ़ोतरी जिससे किसी देश की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। आम बोलचाल की भाषा में लोग महंगाई को भी कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को भी मुद्रास्फीति समझते हैं, लेकिन महंगाई क्या है, मुद्रास्फीति का केवल एक कारक है, ठीक है। तो मैं इस जो मैंने परिभाषा बताई है मुद्रास्फीति की क्या मानी जाती है, देखो मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि फरवरी 2020 में कोई वस्तु 100 रुपए की मिल रही थी, ठीक है। फिर फेब 2021 में वही वस्तु 110 रुपए की मिली, फरवरी 2022 में वही वस्तु 121 रुपए की मिली, 121 में फिर वही वस्तु आपको मिली 132 रुपए की मिली, ठीक है। तो आप देखिए कि मैंने क्या बताया, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में होने वाली निरंतर के मूल्य में होने वाली निरंतर बढ़ोतरी जिससे क्या होता है, किसी देश की क्रय क्षमता में कमी आ जाती है, तो उससे क्या होता है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो मान के चलिएगा, पहले हमारे पास किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए थे, ठीक है।
तो 100 रुपए में वो क्या वस्तु, आप वो एक वस्तु खरीद ले रहा था। मान लीजिए कि एक वस्तु वो थी 1 केजी सेब। पहले क्या कर रहा था, 100 रुपए में फरवरी 2020 में व्यक्ति 1 किलो सेब खरीद ले रहा था। लेकिन इस नेक्स्ट जो फरवरी, क्योंकि मैं बताऊंगा मैंने यहाँ फरवरी 2020-21-22 क्यों लिखा है, क्योंकि जो मुद्रास्फीति की जब गणना करी जाती है, इन्फ्लेशन की जब गणना करी जाती है, तो एक बेस ईयर मानी जाती है। वहां से प्रत्येक महीने उस विगत वर्ष प्रत्येक महीने और विगत वर्ष के उसी महीने के साथ कंपेयर करके, जैसे हम फरवरी 2020 की इन्फ्लेशन निकालेंगे तो फरवरी 2021 की इन्फ्लेशन निकालेंगे। रेट वस्तुओं की दर, जो इन्फ्लेशन रेट कैसे निकालते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं वो आप आगे समझेंगे। लेकिन फरवरी 2020 में इन्फ्लेशन क्या रही, अगर आधार यहाँ 2011-12 मान लेते हैं, तो हम देखते हैं कि फरवरी 2020 11-12 की तुलना में जो वस्तुओं की रेट क्या थी, फिर वो फरवरी 2020 में वस्तुओं की रेट क्या रही, फिर फरवरी 2021 में वस्तुओं की रेट, उस वस्तु की रेट क्या रही, फरवरी 2022 में उस वस्तु की रेट क्या रही, और फिर इस वस्तु की रेट में कितने प्रतिशत वृद्धि होती गई। अगर इस वस्तु में निरंतर वृद्धि हो रही है तो ये क्या कहलाती है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की स्थिति कहलाती है। इन्फ्लेशन क्या था, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में होने वाली निरंतर बढ़ोतरी। तो देखते हैं कि मैंने बताया यहाँ फरवरी 2020, क्योंकि हम जब मुद्रास्फीति की गणना करते हैं कि मुद्रास्फीति कितनी है, तो एक बेस ईयर मानते हैं। उस बेस ईयर से उस वस्तु के मूल्य में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर उस वस्तु के एक बेस ईयर से प्रत्येक साल उसी महीने उस वस्तु के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, और बढ़ोतरी के कारण उस देश की मुद्रा की क्रय क्षमता कमजोर हो रही है, कम हो रही है, तो हम इस स्थिति को मानते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की स्थिति। अब मानते हैं कि, मान लीजिए कि मैंने बेस ईयर मान ली क्या, फरवरी 2020 ही मेरी क्या थी, आधार वर्ष है। आधार वर्ष ये होती नहीं है, जो भिन्न भिन्न इंडेक्स में आधार वर्ष क्या माना गया है ये भी हम आगे बताएंगे। इन्फ्लेशन की गणना कैसे करते हैं और उसमें आधार वर्ष क्या क्या माना गया है। मान लीजिए आधार वर्ष ये था, तो 2020 में कोई 1 किलो सेब मिल रहे थे 100 रुपए के, वही फरवरी 2021 में मिले 110 रुपए के। यानी कि यहाँ कितनी वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 10% की इसके मूल्य में वृद्धि हो गई। ठीक है, अब यहाँ क्या रहा, अब यही इसके मूल्य में कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। इसका 20% आप निकालेंगे तो इतना ही है, 132। तो आपने देखा कि इसके मूल्य में क्या हुआ, निरंतर बढ़ोतरी हुई। मूल्य में किसी वस्तु के या सेवा के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। और परिभाषा का दूसरा अर्थ क्या था कि उससे क्या हो, किसी देश की मुद्रा की क्रय क्षमता कमजोर हो जाए। पहले आप 100 रुपए में क्या ले रहे थे, 1 किलो सेब ले रहे थे, क्या फरवरी 2021 में 100 रुपए में 1 किलो सेब लेंगे, नहीं ले पाएंगे। फिर कितने रुपए देने पड़ेंगे, 110, यानी कि ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। तो पहले 100 रुपए में 1 किलो सेब मिल रहे थे, अब 100 रुपए में 1 किलो सेब आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। कुछ कम सेब आएंगे, तो उस मुद्रा की क्रय क्षमता कम हुई हुई अब 2021 में क्या 100 रुपए में 1 किलो सेब आ पाएंगे, नहीं, और कम सेब आएंगे। तो उस मुद्रा की क्रय क्षमता में क्या आ रही है, कमी उत्पन्न हो रही है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति की स्थिति कहलाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति की स्थिति कहलाती है। अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति के कुछ प्रभाव होते हैं। मुद्रास्फीति का प्रभाव समझ के अब हम मुद्रास्फीति के प्रभावों के बारे में जान लें। प्रभाव क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला प्रभाव देखिए आप, मुद्रास्फीति देश के सभी नागरिकों की बचत को प्रभावित करती है। ठीक है, मान लीजिए कोई गरीब है या अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी तो वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या होगा, मूल्यों में निरंतर बढ़ोतरी होगी। जिससे क्या होगी, हमारे उपभोग महंगा होगा। उपभोग जब महंगा होगा, कि जैसे पहले किसी वस्तु के लिए 100 रुपए दे रहे थे, अब हम 110 या 120 रुपए दे रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, हमारा उपभोग महंगा हुआ। हम पहले 100 रुपए बचा रहे थे, क्या अब जैसे मान लीजिए कि हमारी आय 200 रुपए थी, 200 रुपए पर डे है, 200 रुपए पर डे में हम क्या कर रहे थे कि हम 1 किलो हम सेब खा रहे थे। तो 2000 फरवरी 2020 में हम क्या कर रहे थे, 1 किलो सेब खा के 100 रुपए में 100 रुपए बचा रहे थे। ठीक है, लेकिन वही क्या हुआ है, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई और फिर 2021 में अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी आय में वृद्धि नहीं हुई। वो कितनी रही, 2021 में, फरवरी 2021 में 200 रुपए से क्या वो अब हो गए 110 रुपए के हमने सेव खरीदे। तो पहले हम 100 रुपए बचा रहे थे, अब कितने रुपए बचाएंगे, 90 रुपए बचाएंगे। अब क्या हुआ कि हमारी बचत प्रभावित हुई कि नहीं हुई। अब ऐसे ही हम अब पहले 132 रुपए की, अब जब इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी, 22% बढ़ी। ठीक है, तो वो 132 रुपए के अब सेव आने लगे। तो अब हमारी बचत कितनी गिर गई, अब केवल हम 68 रुपए ही बचा पा रहे हैं। तो आपने देखा कि
बचत हमारी प्रभावित होती है। अगर इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है तो इससे क्या होता है कि हमारी बचत प्रभावित होती है। ठीक है, समस्त व्यक्तियों की बचत प्रभावित होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो प्रतिदिन मजदूरी पर आधारित अपना जीवन यापन करते हैं, या कोई बहुत कम बेसिस पर कहीं काम करते हैं, मजदूरी पर काम करते हैं, वो प्रतिदिन क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपने उपभोग की वस्तु खरीदते हैं। तो जो गरीब या निर्धन वर्ग होता है, इन्फ्लेशन क्या करती है, उनके उपभोग को सीधा प्रभावित करती है। उनके उपभोग को प्रभावित करने से तात्पर्य क्या है कि उनके उपभोग को कम करती है, अर्थात वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो मजदूरी काम कर या निर्धन वर्ग जो होता है, उसकी जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ती है उस दर से उनकी आय बढ़ती नहीं है। तो क्या होता है, उनका उपभोग, बचत तो उनके पास होती ही नहीं। अगर बचत होती भी है तो वो तो प्रभावित होती होती है। अगर उनका उपभोग भी, बचत और निर्धन लोग के पास क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास बचत किसी भी प्रकार की नहीं होती है, तो अब उनका क्या होता है, उपभोग प्रभावित होने लगता है। अर्थात पहले जो व्यक्ति 200 रुपए कमा रहा था और अपने परिवार के राशन सामग्री लाके अपने दिन का गुजारा कर रहा था, लेकिन अब उसकी आय उतनी ही रही, आय में किसी भी प्रकार की विशेष वृद्धि नहीं देखी गई। अगर एक कोरोना जैसी कंडीशन आ गई, अगर एक कोविड जैसी कंडीशन आ गई तो उसकी आय तो 200 भी शून्य हो जाएगी। अगर एक कोविड जैसी कंडीशन आ गई तो उसकी आय तो जो 200 थी वो भी शून्य हो जाएगी। और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ती गई। ठीक है, तो अब इन्फ्लेशन, अब जो सामान 200 में खरीद रहा था और दिन का गुजारा कर रहा था, अब वही चीजें उसे 210 रुपए में मिलेंगी और उसकी आय बढ़ी नहीं। तो उसके लिए क्या हुआ, अब वो उपभोग में कटौती करेगा, अपने उपभोग में क्या करने लग जाएगा, कटौती करने लग जाएगा। हो सकता है कि पहले वो दाल चावल सब्जी रोटी खाता था, तो दाल या चावल में से किसी एक चीज में अब कटौती होने लगेगी। तो मैंने बताया कि बचत प्रभावित होती है इससे। और दूसरा पॉइंट क्या बताया, उपभोग भी, जो निर्धन वर्ग है या गरीब वर्ग है उसका उपभोग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है इन्फ्लेशन से। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो धनी संपन्न या अमीर वर्ग होता है उसके पास बचत होती है। बचत होने के कारण क्या होता है कि वो अपनी बचत का पैसा कहीं अन्य जगह पर निवेश कर देते हैं। और जब महंगाई जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो जहां उन्होंने पैसा अपनी बचत निवेश की होती है तो उससे रिटर्न में क्या प्राप्त होने लगता है, लाभ प्राप्त होने लगता है। तो जो महंगाई के प्रभाव को अमीर वर्ग द्वारा जो निवेश किया होता है उससे जो प्राप्त लाभ होता है उसको क्या कर दिया जाता है, काउंटर बैलेंस कर दिया जाता है, प्रतिसंतुलित कर दिया जाता है। तो ऐसे में उनका उपभोग प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था, जब महंगाई की स्थिति उत्पन्न होती है, महंगाई की इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो क्या होता है कि हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में पहले 25 पैसे चलते थे, 10 पैसे चलते थे, 20 पैसे चलते थे, लेकिन अब 25 और 10 20 के पैसे गायब हो गए। अब केवल हमारा जो लोएस्ट, सबसे छोटी मुद्रा है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी है, आरबीआई द्वारा मान्य है, 50 पैसे है। कौन सी, कितनी है, 50 पैसे। लेकिन इसका भुगतान, इसका उपयोग केवल 10 रुपए तक के भुगतान के लिए किया जा सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में चलने वाली छोटी मुद्रा कौन सी है, 50 पैसे है। और इतना इसका उपभोग 10 रुपए तक के भुगतान में किया जाता है। ये आरबीआई द्वारा वैलिड है 50 पैसे, लेकिन अब कभी कहीं चलते नजर नहीं आते हैं। तो इसका कारण शायद यही है कि ये इसकी जो क्रय क्षमता है बहुत कम हो गई है। तो जब किसी मुद्रा की, इन्फ्लेशन के कारण जब किसी मुद्रा की धीरे धीरे क्रय क्षमता शून्य हो जाती है तो उस मुद्रा को क्या कर दिया जाता है, अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है। यही कारण है कि पहले जो 50 10 20 25 5 पैसे चलते थे वो अब नहीं चलते हैं। अब केवल 50 का पैसा चलता है, वो भी कहीं नजर नहीं आता है क्योंकि इसकी भी क्रय क्षमता बहुत कम है। लेकिन लीगल टेंडर मनी है, आरबीआई के द्वारा वैलिड है, आप 10 रुपए तक के भुगतान में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कुछ जो आगे हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ी तो ये 50 का सिक्का भी क्या हो जाए, प्रचलन से बाहर हो जाए, इसका किसी भी तरह का उपभोग रहे ही ना, क्योंकि अभी तो 50 पैसे का क्या है, यूज है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो 50 पैसे में खरीदी जा सकती हैं, इसलिए चल रहा है। जिस दिन इसकी क्रय क्षमता शून्य हो जाएगी, अर्थात इस 50 पैसे में कोई वस्तु ही नहीं खरीदी जा सकेगी, तो 50 पैसा उस दिन क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था प्रचलन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये देखिए कि मुद्रा क्या होती है, प्रचलन से बाहर हो जाती है। चौथा पॉइंट क्या देखते हैं, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पहले जो 1 का सिक्का आता था, 2 का सिक्का आता था, 5 का सिक्का आता था, 10 का सिक्का आता था, वो कैसा होता था, भारी होता था, कैसा होता था, वजनदार होता था। लेकिन इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या होता है कि उस सिक्के के आकार और वजन में क्या होता है, कटौती होने लगती है। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन होती है उस सिक्के को बनाने में जिस धातु का प्रयोग किया गया है, जिस धातु का प्रयोग उस सिक्के को बनाने में किया जा रहा है, उस धातु के मूल्य में भी तो वृद्धि होगी। जब उस धातु के मूल्य में वृद्धि होगी तो जो सिक्के का बाजारी मूल्य है उतनी ही धातु का प्रयोग किया जाएगा उस सिक्के के बनाने में जितना कि उस सिक्के का बाजारी मूल्य है, या उससे कम या उसके बराबर की धातु का प्रयोग ही किया जाएगा उस सिक्के को बनाने में। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है उससे क्या होता है कि उस धातु का मूल्य भी बढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या होने लगता है कि सिक्के के आकार और वजन में क्या कर दी जाती है, कटौती होती जाती है। और हम देखते हैं 5 का सिक्का हो बहुत छोटा सा आता है, बहुत कम वेट का आता है, क्योंकि उसमें अगर हम 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए में चलने वाला है बाजार में, और उसमें धातु कितनी डालनी है, धातु कितने रुपए की डाली जाएगी, 5 रुपए या उससे कम की। अगर उसमें भाई 5 रुपए से ज्यादा की धातु का उपयोग किया जाएगा तो कोई हम उसे बाजार में फिर थोड़ी चलाएंगे, फिर तो 5 रुपए के सिक्कों को बनाएंगे और धातु को फिर बाजार में बेचेंगे, फिर तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा हमारे लिए। ठीक है, तो फिर इसीलिए हमने देखा कि बचत प्रभावित हो रही है, निर्धन लोगों का उपभोग सीधा सीधा प्रभावित हो रहा है, लेकिन धनी वर्ग के उपभोग पर उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, उन पर तो महंगाई का भी इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, या क्योंकि उनके पास बचत होती है, बचत को निवेश करते हैं, निवेश से लाभ प्राप्त होता है। तो जो इन्फ्लेशन का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव होता है, उसे काउंटर बैलेंस कर ले जाते हैं। हमने देखा कि अर्थव्यवस्था से बहुत सारे सिक्के होते हैं वो प्रचलन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन उनकी क्रय क्षमता शून्य हो जाती है। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो सिक्के हैं उनके आकार में, उनके वजन में कमी आने लगती है। इसके साथ साथ और एक और पॉइंट है, 5वां, ऋणदाता को लाभ होता है और जो ऋण लेने वाला होता है, ऋणग्राही को, ऋणदाता को हानि होती है, और जो ऋणग्राही होता है उसे लाभ होता है। ऐसा क्यों होता है? मुद्रास्फीति की स्थिति में जो ऋणदाता होता है उसे हमेशा हानि होती है और ऋणग्राही को हमेशा लाभ होता है। जैसे मान के चलिए कि मैं, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कि इन्फ्लेशन की स्थिति में ऋणदाता को हमेशा हानि होगी, जो ऋण लेने वाला है, ऋणग्राही है, उसे हमेशा, जो ऋणी है उसे हमेशा लाभ होगा। ऐसा क्यों होता है? मान के चलिए कि मैंने 100 रुपए दिए किसी को 3 या 4% की ब्याज पर 1 साल के लिए, ठीक है। अब वो, मैं हूँ ऋणदाता, अब ये है ऋणग्राही या ऋणी व्यक्ति, इसने 100 रुपए मुझसे लिए, ये क्या कर दिए, किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लीजिए इसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, इसने कैपिटल मार्केट, इसने कहीं भी इन्वेस्ट कर दिए, इसने मान लीजिए कि इसके ऐसी स्थिति में इसने प्याज का भंडार कर लिया, इसने आलू का भंडार कर लिया, या कुछ भी किया इसने 100 रुपए का, इसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, इसने कुछ भी किया। तो मान लीजिए कि महंगाई बढ़ी, कितनी की दर से, 7% की दर से, मैंने इसे ऋण दिया 4% की दर से, तो इसे मुझे कितने वापस करने थे, 104 रुपए, ठीक है। और इसे महंगाई बढ़ गई, इसने कहीं भी निवेश किया और महंगाई उसमें इतनी बड़ी 7% की दर से, तो इससे प्रॉफिट कितने का हो गया, 107 रुपए का, ठीक है। तो इससे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बल्कि जब यही मैं जब अपने 100 रुपए को उस चीज में निवेश करता तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता, 7 रुपए का, यानी कि मुझे यहाँ 3 रुपए का लॉस हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, ऋणदाता को हमेशा हानि होती है और ऋणी होता है उसको हमेशा लाभ होता है। यही कारण है कि जब इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो बैंकें होती हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ऋण की दरों को बढ़ाने लगते हैं, ऋण की दरों को बढ़ाने लगते हैं, जिससे क्या होता है, ऋण लेना महंगा हो जाता है, ऋण लेना क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, और उससे क्या होता है, हमारा निवेश और उपभोग प्रभावित होता है। जब ऋण महंगा हो जाएगा तो निवेश और उपभोग प्रभावित होगा, निवेश और उपभोग जब प्रभावित होता है तो क्या होता है कि देश में आर्थिक समृद्धि भी प्रभावित होती है, जीडीपी में ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आर्थिक समृद्धि प्रभावित होती है हमारी, ठीक है, ऋणदाता। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन उत्पन्न होती है तो बैंक के पास जो पैसा जमा होता है, ठीक है, वो किसका पैसा होता है, हमारा पैसा होता है। और हम बैंक के पास पैसा जमा क्यों करते हैं, क्योंकि बैंक हमें क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। रीजन से ये भी हो सकते हैं कि हम बैंक के पास पैसा सेफ्टी के लिए जमा करते हैं, हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की आवश्यकता है, हमें बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेना है। लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है कि हम बैंक के पास, हमारे पास अधिशेष है तो हम बैंक के पास जमा कर देते हैं, क्योंकि बैंक हमें ब्याज देते हैं। और आगे चलकर वही, क्योंकि अलग अलग बैंक के अलग अलग खातों पर अलग अलग तरह का ब्याज जो इंटरेस्ट देते हैं बैंक, ठीक है, सेविंग अकाउंट्स पर इंटरेस्ट देते हैं। 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सेविंग अकाउंट्स पर इंटरेस्ट मिलता है।
ठीक है। तो बैंक क्या करते हैं कि जैसे जैसे ऋणदाता को हानि होती है और ऋणी को लाभ होता है, तो इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इन बैंक कौन थे? ऋणदाता थे, ऋण देने वाला। तो वो अपने ऋण को क्या कर देते हैं? महंगा कर देते हैं। ठीक है। तो जब बैंक अपने ऋण को महंगा करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में क्या होता है? ये नेगेटिव्स है किसके? इन्फ्लेशन के। जब ऋण महंगा हो जाएगा तो भाई किसी भी प्रकार का निवेश नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जो निवेश करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो किसी बैंक से ऋण लेकर ही तो निवेश करते हैं। उनके पास इतनी कैपिटल पूंजी थोड़ी होती है। वो भी कहीं से ऋण लेते हैं, फिर उसे आगे इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है? निवेश प्रभावित होता है, इससे उत्पादन प्रभाव। जब निवेश नहीं होगा तो नया उत्पादन कहाँ से होगा? इससे उत्पादन नहीं होगा तो आर्थिक समृद्धि कैसे देखी जाएगी? तो इससे इन्फ्लेशन की कंडीशन में कभी कभी अगर इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा हो जाए तो उसमें क्या होता है? इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा होता है तो आर्थिक समृद्धि प्रभावित होने लगती है। और उपभोक्ता क्या करते हैं? जब जब ऋण की दर बढ़ जाती है, तो और अगर बैंक अपने जो जमा राशि पर दिया हुआ पैसा नहीं बढ़ाती हैं, तो उपभोक्ता उस पैसे को निकाल कर उसे उपभोग करना या किसी और जगह पर निवेश करते हैं। परंतु ऐसा देखा जाता है कि जब ऋण बढ़ता है तो जो जमा राशि पर उन्हें इंटरेस्ट भी बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। तो ये सब उसके पॉइंट्स थे। आप इन्फ्लेशन के प्रभावों के बारे में देख चुके हैं। ठीक है। सीधे से पॉइंट से बचत प्रभावित हो जाती है, उपभोग महंगा हो जाता है, निर्धन वर्ग पर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो भाई बैंक को भी घाटे में चलने लग जाएंगे। तो बैंक भी अपना जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती हैं तो क्या होता है कि भाई निवेश करना महंगा हो जाता है, उपभोग महंगा हो जाता है, इसलिए उत्पादन की प्रक्रिया ठप सी पड़ जाती है, ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी नहीं होती। तो आर्थिक समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है इन्फ्लेशन के कारण। अगर ठीक है, यही सारे इसके पॉइंट्स थे। और वो सारे पॉइंट्स की सिक्के बाहर निकल जाते हैं प्रचलन से। और फिर क्या होता है कि कुछ सिक्कों के आकार छोटा होने लगता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, इसके प्रभाव थे। अब ये नकारात्मक सकारात्मक, ठीक है, ऋणदाता ऋणी को तो हमेशा लाभ ही होता है। ये इसके प्रभाव में आप देख सकते हैं, इन्फ्लेशन के प्रभाव। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के कारकों के आधार पर, उत्पन्न होने मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने के कारकों के आधार पर, हम इसे तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है। मुद्रास्फीति को जो उत्पन्न होने वाले कारक हैं उनके आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर पहला भाग है मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है। मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग जनित, जैसा कि शब्द से आप पहचान पा रहे होंगे कि मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग बढ़ने पर उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। तो अब हम मांग जनित मुद्रास्फीति और है लागत जनित मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मांग जनित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। हाँ, मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? ठीक है। तो हमने बताया कि मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने के कारकों के आधार पर ही मुद्रास्फीति को तीन भागों में बांटा जाता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है। मांग जनित मुद्रास्फीति को समझने का प्रयास करेंगे। मांग जनित मुद्रास्फीति होती क्या है? मांग जनित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ, मांग जनित मुद्रास्फीति। इसके बाद कौन सा क्या रह गया है? ठीक है, ठीक है। ये भी आपका आगे कवर होगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। ये आपका आगे आने वाला है, ये सारे टॉपिक्स। हाँ हाँ, डिसइन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है वो भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी जितना बताया जा रहा है वो सब सुनते रहिए। ठीक है। मांग जनित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब किसी जब किसी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं
कि मांग में वृद्धि होने लगती है, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होने लगती है, एवं इस बढ़ी हुई मांग को सही समय पर एवं सही मात्रा में आपूर्ति के द्वारा संतुलित नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होने लगती है। अर्थात हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग को पार कर जाए, तो क्या कहते हैं, जब समग्र मांग जो है, सॉरी, जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति को पार कर जाए, अर्थात आपूर्ति क्या हो, कम हो जाए और मांग बहुत अधिक बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अर्थात जो मांग उत्पन्न हुई है, अगर उस मांग को सही समय पर और उचित मात्रा में अगर आपूर्ति के द्वारा संतुलित नहीं किया जाता है, तो हम ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, या भारत में जो मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के कारण देखने को क्या क्या मिलते हैं, भारत में देखिए मांग कब उत्पन्न होती है, मांग जब उत्पन्न होती है जब जो उपभोक्ता है, जब जो आम नागरिक हैं, उनके पास क्या हो, अधिशेष हो, उनके पास पैसा हो, उनकी जेब में पैसा होगा, तभी तो वो किसी चीज वस्तु या सेवाओं का उपभोग करेंगे। जब उनके पास पैसा होगा तभी क्या होगा, वो मांग को जन्म देंगे। और पैसा कैसे आता है, अर्थात पैसा उनकी जेब में कैसे आएगा, वो रीजन है, वही रीजन हम बताने वाले हैं। अर्थात हमारे जो आम नागरिक हैं, हमारे उपभोक्ता हैं, उनके पास पैसा कैसे पहुंचता है जिससे वो मांग को जन्म देते हैं, तो उसके रीजंस क्या क्या हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था हम देखते हैं कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे क्या हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, ठीक है। मांग जनित मुद्रास्फीति में क्या होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, जो मांग को बढ़ाने के कारण क्या क्या होते हैं कि मांग उत्पन्न करने की भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मांग इतनी अधिक बढ़ा देते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता इतनी, अर्थात तरलता का मतलब तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में इतना अधिक पैसा आ जाता है कि लोगों के पास इतना अधिशेष बच जाता है कि वो इतनी मांग बढ़ा देते हैं कि वो आपूर्ति द्वारा उसे संतुलित नहीं किया जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। तो हम वो रीजंस देख रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों को क्या निरंतर रोजगार मिलता रहता है। अब देखते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी नौकरियां उत्पन्न हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी नौकरियां उत्पन्न हो रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों के पास रोजगार मिल रहा है। जब लोगों को रोजगार मिलता है तो क्या होता है, लोगों के पास पैसा आता है, लोगों की इनकम बढ़ती है, और लोग क्या देते हैं, मांग को जन्म देते हैं। तो इसमें क्या होता है, और दूसरा रीजन क्या है कि भारत में क्या है, भारत एक विकासशील देश है, तो विकासशील देश के साथ साथ भारत एक कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित होने के कारण जो भारतीय सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकारें हो, राज्य सरकारें हो, कई तरह की क्या करती हैं, कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। जब कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, तो कल्याणकारी योजनाओं के तहत क्या होता है, कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है, और कई सारी संरचनात्मक योजनाएं चलती हैं कि जैसे कहीं सड़क बन रही है, कहीं पुल बन रही है, उसमें भी बहुत सारे लोगों को क्या होता है, रोजगार मिलता है। कल्याणकारी योजनाओं से भी लोग लाभान्वित होते हैं। कई तरह की योजनाएं, चाहे डायरेक्ट लोगों को पैसे देने हों, चाहे मनरेगा जैसी योजनाएं हों, चाहे बहुत सारी विभिन्न योजनाओं में लोगों को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें विभिन्न जगहों पर लगाना हो, या फिर कल्याणकारी योजनाओं के तहत, या फिर संरचनात्मक कार्य जो सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं, उनमें भी क्या होता है कि लोगों को रोजगार मिलता है, तो लोगों के पास आमदनी वृद्धि होती है, पैसा आता है, मांग को जन्म देते हैं। और तीसरा रीजन क्या होता है भारतीय जैसी अर्थव्यवस्था में मांग को जन्म देने का, कि भारत में कभी कभी क्या होता है कि जब आरबीआई क्या है, ये आपको आगे बताया जाएगा, विस्तारवादी नीतियां क्या है, जब ये भी आपको आगे बताया जाएगा। जब भारत में आरबीआई क्या करती है, विस्तारवादी नीतियां अपना रही होती है, या मौद्रिक नीतियों के तहत जब आरबीआई क्या करती है, बैंकों के पास अधिशेष पैसा छोड़ती है, तो बैंक क्या करते हैं, उस पैसे को आगे किसे देते हैं, लोगों को ऋण के रूप में देने लगते हैं। अर्थात जब आरबीआई विस्तारवादी मौद्रिक नीतियां अपनाती है, तो बैंकों के पास क्या होता है, अधिक अधिशेष बचने लगता है, और उस अधिशेष को बैंक क्या करते हैं, लोगों को कम ब्याज दर पर, क्या बैंकों के पास अधिक पैसा आता है, तो उस अधिक पैसे को बैंक क्या करते हैं, कम ब्याज दर पर लोगों को आगे ऋण देते हैं। तो लोगों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण लेना क्या होता है, बहुत अधिक
कैसा हो जाता है, आकर्षक हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, लोगों के लिए बैंकों से ऋण लेना आकर्षक हो जाता है कम ब्याज दरों पर, तो वो ऋण लेने लगते हैं और फिर क्या करते हैं, मांग को जन्म देते हैं, विभिन्न तरह की वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ा देते हैं। और क्या होता है, भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है कि बहुत सारे काले धन देखा जाता है, काले धन की भी समस्या देखी जाती है। अब काले धन जैसी समस्याएं हैं, टैक्स चोरी जैसी समस्याएं भी देखी जाती हैं। इन समस्याओं के कारण क्या होता है कि भारत में जो एक विशेष वर्ग है उसके पास बहुत अधिक तरलता हमेशा बनी रहती है, क्योंकि इसका लोही का जो का तो है नहीं, काले धन और टैक्स चोरी जैसी चीजों का। ठीक है, तो भारत में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास तरलता बनी रहती है और वो क्या करते हैं कि भारत में मांग को जन्म देते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, भारत में मांग बनी रहती है। इन कारणों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता बनी रहती है और इसके कारण मांग बनी रहती है। और इस मांग की अगर सही समय पर आपूर्ति द्वारा आपूर्ति द्वारा इस मांग को संतुलित नहीं किया जाता है तो ये किसे जन्म देती है, मुद्रास्फीति को जन्म देती है। इसे ही हम पूरी प्रोसेस को कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति में हम देखते हैं कि जो मांग जनित मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति जब मांग जनित होती है, अगर यह मांग जनित मुद्रास्फीति किससे जुड़ी होती है, आर्थिक समृद्धि से जुड़ी हुई होती है। क्योंकि अगर मुद्रास्फीति मांग जनित है, अगर मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही है और अगर मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में है, तो इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग बनी हुई है। मांग बनी होने के साथ साथ क्या है कि निवेश होता है, निवेश हो रहा है, निवेश होने के साथ साथ लोग क्या कर रहे हैं, उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के साथ साथ लोग उपभोग कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती जा रही है। तो ये क्या संबंध है, आर्थिक समृद्धि से जुड़ी हुई हो। अगर मांग जनित मुद्रास्फीति पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, अगर मांग जनित मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, कंट्रोल्ड है, तो क्या होती है, वो किसी भी देश में आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने में सहायक होती है। और एक जो मांग जनित मुद्रास्फीति नियमित रूप से मुद्रास्फीति की स्थिति बनी रहनी चाहिए। उससे क्या होता है कि देश में क्या होता है कि मांग बनी रहती है, वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है, लोग निवेश करते रहते हैं, जो उद्योग व्यापारी ऋणी वर्ग से उत्पादन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ती है, ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि देखने को मिलती है। और क्या इसके साथ साथ क्या है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि बेरोजगारी दर को कम करने के लिए, भारतीय जैसी अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए क्या किया जाता है, रोजगार उत्पन्न किए जाते हैं। अब आपने देखा कि वो प्राइवेट सेक्टर के रोजगार हो या गवर्नमेंट सेक्टर के रोजगार हो, तो जब ये रोजगार उत्पन्न किए जाते हैं तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो इस इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखती हैं। गवर्नमेंट्स इस इन्फ्लेशन को ध्यान में रखने के लिए क्या करती हैं, कहीं रोजगार इतने अधिक उत्पन्न ना कर दिए जाएं, उससे क्या हो कि लोगों के पास इतना अधिक पैसा चला जाए कि वो मांग को इतना अधिक बढ़ा दें कि उसे आपूर्ति द्वारा या उसे संभालना आपूर्ति के द्वारा मुश्किल हो जाए और मुद्रास्फीति कितनी हो जाए, चरम पर पहुंच जाए। ऐसे में अर्थव्यवस्था ही डगमगा जाएगी। तो ऐसे में फिर होता क्या है कि जो गवर्नमेंट्स हैं या गवर्नमेंट्स जो हैं वो बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए एक नायरू की कॉन्सेप्ट को अपनाती हैं। नायरू की अवधारणा का पालन करती हैं। जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था होती है वो बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सरकारें नायरू की कॉन्सेप्ट को यूज करती हैं, जिससे कि कहीं बेरोजगारी दर को इतना अधिक कम ना कर दी जाए या लोगों को इतना अधिक रोजगार प्रोवाइड ना कर दिया जाए कि लोगों के पास बहुत अधिक आमदनी हो जाए और उससे मांग बहुत अधिक बढ़ जाए और मांग जनित मुद्रास्फीति इतनी अधिक हो जाए कि फिर बाद में जो भारत की मूल्य की जो शक्ति है वो बहुत अधिक कम हो जाए। ठीक है, तो जिससे क्या हो, अर्थव्यवस्था की स्थिति ही खराब हो जाए। तो नायरू किसे कहते हैं, नॉन एसिलेटिंग इन्फ्लेशन, नॉन एसिलेटिंग नॉन एसिलेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नॉन एसिलेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात कि बेरोजगारी की दर को इतना अधिक कम ना कर दिया जाए कि इन्फ्लेशन जो है वो नॉन एसिलरेटिंग रेट से बढ़ने लगे। ठीक है, ठीक है, उसकी इन्फ्लेशन बहुत अधिक ना बढ़ने लगे। जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है उसे इस तरह से कम किया जाए कि जिससे जो इन्फ्लेशन है वो नॉन एक्सीलरेट हो, ज़्यादा अधिक एक्सीलरेट ना हो जाए। एक्सीलेटर तो आप जानते होंगे,
तो नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात नेहरू की अवधारणा यही कहती है कि बेरोजगारी की दर को इस तरह से कम किया जाए कि मुद्रास्फीति एक्सीलरेट ना हो जाए, बहुत अधिक बढ़ ना जाए। ठीक है, तो ये नेहरू की अवधारणा थी, ये बता दिया मैंने। जो मुद्रास्फीति होती है वो किससे जुड़ी होती है, वो आर्थिक समृद्धि से जुड़ी होती है। अगर अर्थव्यवस्था में निश्चित या नियंत्रित मात्रा में मुद्रास्फीति बनी हुई है, मुद्रास्फीति जैसी स्थिति बनी हुई है, नियंत्रित कंडीशंस हैं, तो ये देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बेहद आवश्यक होती हैं और कैसी होती है, फायदेमंद होती हैं। अब हम देखते हैं दूसरी टॉपिक क्या है, लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सॉरी डिमांड तो मांग होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं जब वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में जो लागत है वो महंगी हो जाए और लागत के महंगे होने के कारण क्या हो, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने लगे, तो उसे हम कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, सिंपल सी परिभाषा है। लागत जनित वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में अगर लागत अर्थात जो कच्चा माल है वो महंगा हो जाए, जो श्रम यूज किया जा रहा है वो महंगा हो जाए, तो अगर ऐसी चीजें उत्पादन की प्रक्रिया में अगर कैसे भी किसी भी तरह से अगर लागत महंगी हो जाए और उससे क्या हो, वस्तुएं एवं सेवाएं महंगी होने लगे हैं और इस तरह से महंगी होने लगे हैं कि इससे इनकी मूल्य में निरंतर वृद्धि होने लगे और अर्थव्यवस्था की जो क्रय, किसी भी अर्थव्यवस्था की जो मुद्रा है उसकी क्रय क्षमता कम हो जाए, तो हम इसे कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, लागत जनित मुद्रास्फीति जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि हम किसी खाद्य पदार्थ का उत्पादन कर रहे हैं, अब उसमें मशीनें चलाई जा रही हैं, वो डीजल पर निर्भर है। अब अंतर्राष्ट्रीय, हमारे यहाँ भाई जो तेल है उसका भंडार तो है नहीं, अब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आयात पर निर्भर है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएं तो अब उससे क्या होगा, हमारा आयात महंगा हो जाएगा और जो उत्पादन की प्रक्रिया में जो डीजल का प्रयोग हो रहा था, कच्चा माल ही तो था, कच्चा, अब वो महंगा हो गया, तो उससे क्या हुआ, जो बनने वाली वस्तुएं एवं सेवाएं थी वो महंगी होने लग जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं। और ऐसे ही मान लीजिए कि श्रम है, किसी भी प्रक्रिया में पहले अगर श्रम महंगा होने लग जाए तो उससे क्या होता है कि लागत की प्रक्रिया में जितनी भी जो कच्चा माल था, एक तरह का कच्चा माल ही तो है श्रम। ठीक है, तो इसके महंगा हो जाने से क्या होता है कि वस्तु का मूल्य में वृद्धि हो गई, तो लागत के बढ़ जाने से जो वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जा रही है वो लागत जनित मुद्रास्फीति कहती है। मान लीजिए कि पहले मजदूरों को, आपको याद होगा जब छोटा सा था तो 100-200 रुपए लेते थे मजदूर, 100-200 तो मैंने देखा है, लेकिन आज मजदूर भी 500 या 600 तक उनकी बेस प्राइस जो है मजदूरी दर पहुंच चुकी है प्रतिदिन की है, प्रतिदिन की 6-7 घंटों की ये दरें हैं। ठीक है, तो इस तरह लागत जनित मुद्रास्फीति की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। तीसरी क्या है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, वैसे देखिए अगर किसी भी देश में संरचनात्मक समस्याओं के कारण क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है, तो इसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। अब ये देखो, हम जब बता रहे हैं, मैंने ऊपर ही बताया था कि मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने वाले कारक यही हैं और कारकों के आधार पर क्या है, मुद्रास्फीति का विभाजन है। हमने पहले देखा कि मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन थी, लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थी, अब संरचनात्मक मुद्रास्फीति स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन थी। अब संरचनात्मक इन्फ्लेशन उत्पन्न कैसे होती है, अगर किसी भी अर्थ, ये क्या है भाई, कब तक क्लास चलेगी, कितनी देर हो गई है सर इस क्लास को? 1.5 घंटे हो गए। थोड़ी सी और क्लास चलती है, ये पढ़ा देते हैं अभी, तो फिर उसके बाद इसे ऑफ करेंगे, फिर कल लेंगे आपकी क्लास। ठीक है, तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। जब देश में संरचनात्मक समस्याओं के कारण, संरचनात्मक समस्याएं क्या क्या होती है वो भी आपको बता देते हैं। संरचनात्मक समस्याओं के कारण क्या होता है कि मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर से सुनिए कि किसी भी देश में संरचनात्मक समस्याओं के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी होने लगे और उससे किसी देश की जो मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति कमजोर होने लगे, क्रय क्षमता कमजोर होने लगे, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, हम संरचनात्मक इन्फ्लेशन
कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे भारत में परिवहन, जैसे भंडारण की कमी के कारण, भंडारण एवं परिवहन की कमी, भंडारण एवं परिवहन की कमी के कारण बहुत सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए टमाटर हैं, टमाटर का भंडारण की हमारे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, हम उन्हें स्टोरेज कर सकें, और जिस स्थान पर होते हैं उस दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हमारे पास ना तो ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जिससे क्या होता है अगर जहां उत्पादन होता है उस टमाटर का वहां वो कम प्राइस में मिलता है, लेकिन उससे आप दूर देखते हैं तो वो टमाटर बहुत महंगा मिलता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं, तो ये क्या है, संरचनात्मक समस्या, संरचनात्मक वजहों की वजह से, यानी स्ट्रक्चरल कमियां थी, संरचनात्मक समस्याएं थी, यानी भंडारण एवं परिवहन की सुविधाओं के अभाव के कारण क्या हुआ, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि होने लगी। तो उससे क्या हुआ कि मुद्रा की क्रय क्षमता में भी कमी होने लगी और इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन उत्पन्न हो गई। अब दूसरी जो है संरचनात्मक समस्या क्या है, आपने देखा होगा काला बाजारी, जमाखोरी, पहले देखिए काला बाजारी, ब्लैक मार्केट देख लो, ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, और तीसरी समस्या आपकी जो संरचनात्मक समस्या में आती है वो जमाखोरी, जमाखोरी होर्डिंग। ठीक है, एक चौथी समस्या आ रही है व्यवसायी, व्यवसायी, ऊपर लिख देता हूँ मैं, शायद आपको दिखे ना ये समस्या, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये समस्या में लिख ही नहीं, ये चौथी, ये भी संरचनात्मक समस्या में ही आती है, और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ही हम चीजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, भाई भंडारण एवं परिवहन की जैसी समस्याओं का अभाव है, वस्तुओं सेवाएं कुछ महंगी हो जाती हैं, काला बाजारी जैसी समस्या देखने को मिलती है। काला बाजारी आप जानते हैं क्या होती है, ब्लैक मार्केट होती है, जैसे जैसे किसी भी वस्तु को अगर उचित स्थान पर ना बेचा जाए, उसे गलत जगह से, गलत प्रक्रियाओं के माध्यम से गलत जगह पे बेच दिया जाए, तो वो क्या होती है, कालाबाजारी होती है। जैसे कि पीडीएस का जो जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम जो है, पीडीएस सिस्टम जो है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, उसके तहत जो खाद्यान्न का वस्तुएं आती है, चाहे वो गेहूं अनाज वगैरह हो, उन्हें अगर जो व्यक्ति होते हैं, जो डीलर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें खुले बाजार में बेच देते हैं। जो गरीब निर्धन जनता होती है उन्हें पागल बनाते हैं। अब उनके लिए क्या होता है, उनके लिए कहाँ वो 5 रुपए में वस्तु मिलने वाली थी, अब उनके लिए खुले बाजार में वही 30 रुपए की मिलती है, ज़्यादा महंगी मिलती है। तो कालाबाजारी जैसी समस्या क्या कर रही है, क्या कर रही है, इन्फ्लेशन जैसी कंडीशंस को जन्म दे रही है। जमाखोरी क्या कर रही है, जो व्यापारी वर्ग होता है, जैसे कि मान लीजिए जो आपने आड़ती है व्यापारी, बहुत सारे व्यापारी देखे होंगे, वो क्या करते हैं, जमाखोरी, होर्डिंग्स जमा करते हैं वस्तुओं को। जैसे क्या करते हैं, जमा करके, जैसे मान लीजिए जब प्याज का सीजन आता है तो प्याज को क्या करते हैं, या आलू का क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो व्यापारी वर्ग होता है उनका स्टॉक कर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं। अब उनके स्टॉक करने के कारण क्या होता है, बाजार में उनकी कृत्रिम कमी उत्पन्न हो जाती है। क्या करते हैं, कृत्रिम कमी उत्पन्न कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, उनकी मांग बढ़ जाती है, और आपूर्ति, मांग तो उतनी ही रहती है लेकिन आपूर्ति को क्या करते हैं, वो रोक देते हैं। क्यों, होर्डिंग की वजह से। तो फिर क्या होता है, कृत्रिम कमी उत्पन्न कर देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, वस्तुओं की क्या होने लगती है, मांग होने लगती है। मांग तो बराबर चल रही थी लेकिन उनकी कमी क्यों हो गई, क्योंकि जमाखोरी जैसी समस्या उपलब्ध है भारतीय अर्थव्यवस्था में, उसकी वजह से क्या होने लगती है, वस्तुओं के और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है। जैसे कि प्याज है, प्याज का उत्पादन हुआ, अब इन जो व्यापारी वर्ग किया, प्याज को कई सारे व्यापारियों ने स्टॉक कर लिया, अब बाजार में उसकी कमी उत्पन्न हो गई, मांग उतनी बनी हुई है, तो प्याज महंगी ऑब्वियसली होगी। और ऐसी स्थिति में भैया क्या करते हैं, प्याज महंगी हो जाती है तो उसे फिर 100 रुपए 150 रुपए आदि की प्राइसों पर बेचते हैं। तो ये जमाखोरी की समस्या क्या करती हैं, महंगाई को जन्म देती हैं। एक है व्यवसायी समूहीकरण, व्यवसायी, व्यवसायी वर्ग, व्यवसायी, व्यवसायी होता है व्यवसायी समूहीकरण, व्यवसायी समूहीकरण। ठीक है, व्यवसायी समूहीकरण क्या होता है, ठीक है, कालाबाजारी, जमाखोरी और व्यवसायी समूहीकरण। व्यवसायी समूहीकरण क्या होता है कि इसमें क्या होता है, व्यवसायी वर्ग आपस में, देखो एक जब व्यवसायी जो होते हैं आपस में प्रतिस्पर्धा पर आधारित होते हैं। अगर सीमेंट की कहीं आपने देखे हो, सीमेंट बहुत सारी कंपनियों के सीमेंट्स मिलते हैं, चाहे वो बांगोर सीमेंट हो, जेके सीमेंट हो, बहुत सारे सीमेंट्स होते हैं ना। तो चेतक हो, चाहे कोई सा भी सीमेंट हो, तो सीमेंट्स, अब जब व्यवसायी क्या करते हैं आपस, और व्यवसायियों के मध्य प्रतिस्पर्धा आपस में बनी रहती है। कोई जब 110 रुपए उसकी प्राइस रखता है तो कोई 120 रुपए रखता है।
तो जिसका भी प्रोडक्ट अच्छा होता है, देखो प्रोडक्ट की गुणवत्ता वो निर्धारित करती है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा जितनी अच्छी होती है प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी उतनी अच्छी होती है, और जितनी ही प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाती है प्रोडक्ट की कीमत भी कम होती जाती है और गुणवत्ता भी बढ़ती जाती है। लेकिन कभी कभी व्यवसायिक वर्ग क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं व्यवसायी समीकरण कार्टिलाइजेशन, ठीक है। और व्यवसायी वर्ग क्या करते हैं कि कभी कभी प्रतिस्पर्धा को दरकिनार करके आपस में साठ गांठ करके क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा को दरकिनार करते हैं, आपस में मिल बैठ कर मीटिंग करते हैं, मिल बैठ कर मीटिंग करके वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी करते थे। यद्यपि कि उनकी उत्पादन लागत में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है, परंतु अपने को अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए वो क्या करते हैं, वो व्यवसायी समूहकरण जैसी जो गलत चीजें हैं उनका सहारा लेते हैं। कार्टिलाइजेशन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये पेन कैसे, कार्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम, कार्टिलाइजेशन व्यवसायी समूहीकरण, ठीक है। तो व्यवसायी वर्ग जब प्रतिस्पर्धा को दरकिनार कर आपस में मिल बैठ कर क्या करते हैं, वस्तुओं के मूल्य को महंगा कर देते हैं और उपभोक्ता विवश होते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि भारत में अब एग्जाम्पल, प्रेजेंट का एग्जाम्पल देखिए, भारत में जियो है और एक कौन सी आपकी एयरटेल है। टेलीकॉम सेक्टर में यही तो कुछ कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है और एक बीआई है, ठीक है। और बाकी तो बीएसएनएल मुझे लगता है वही लोग खरीदते होंगे। ये तीन कंपनियां हैं। अब ये तीन कंपनियां क्या करें, इनके व्यापारी अपने इनके इनके अपने अपने ऑनर बैठ के, मिल बैठ के क्या करें, पहले देखो इन्होंने क्या चाल चली, अभी भी तो यही किया है इन्होंने कि ये जो रिचार्ज प्लान्स है उनकी मूल्य में बढ़ोतरी आपस में कर दें मिलके। पहले इनमें प्रतिस्पर्धा थी तो जियो ने अपना मूल्य कम रखा, ठीक है, तो जियो की बहुत सारी क्या हुई, जियो पूरे भारत में छा गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनमें आपस में सांठ गांठ बनी और उन्होंने क्या किया कि जियो का जब मार्केट बन गया तो आपस में मिल बैठ के इन्होंने क्या किया, जो रिचार्ज प्लान थे उनके मूल्यों में वृद्धि कर दी। तो यही तो होती कार्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, व्यवसायी समीकरण। जब व्यवसायी आपस में सांठ गांठ करके मूल्यों में बढ़ोतरी कर देते हैं और उपभोक्ता क्या होता है, विवश होता है उन सेवाओं वस्तुओं को खरीदने के लिए, तो ऐसे में क्या होता है कि वो वस्तुएं एवं सेवाएं महंगी होने लगती हैं व्यवसायी समीकरण की वजह से। तो ये क्या है, संरचनात्मक समस्या है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब वो हमारी सेवाएं तो थी, जियो की हम सेवा ले रहे थे, वो महंगी हो गई, ठीक है। तो व्यवसायी समीकरण एक संरचनात्मक समस्या है। अब संरचनात्मक समस्या के कारण क्या हो रहा है, वस्तुओं सेवाएं महंगी हो रही है। तो हमने देख लिया कि फिर ये मांगनित मुद्रास्फीति, यही संरचनात्मक समस्याएं देखने को मिलती है भारतीय अर्थव्यवस्था में, चाहे वो भंडारण की समस्या, कालाबाजारी, जमाखोरी और व्यवसायी समीकरण कार्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम। अब देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में क्या स्थिति बनी हुई है। और इन बस थोड़ा सी क्लास और चलेगी, 5 मिनट 10 मिनट की आपकी, 5 मिनट 10 मिनट की क्लास और है। ऐसा लग रहा है कि सरसा घूम रहा है मेरा, ठीक है। तो फिर आज आपने देखा कि अर्थशास्त्र के बारे में देखा, आपने इन्फ्लेशन अपना टॉपिक स्टार्ट किया, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, इन्फ्लेशन के उत्पन्न होने के कारकों के आधार पर इन्फ्लेशन के प्रकारों के बारे में हमने चर्चा करी। हमने आपको ये बताया कि मांग जनित, लागत जनित, संरचनात्मक, मुद्रास्फीति और इन तीनों के बारे में बता दी। मुझे लगता है अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस विषय यहीं रोकते हैं और फिर क्या करते हैं कि कल से फिर कंटिन्यू करेंगे। कल अपनी फिर लाइव क्लास होगी और जैसे भी का आपको इंस्टीट्यूट से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। गुड आफ्टरनून। हमारी क्लास आज सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुई थी और मुझे लगता है कि 12 बजने वाले हैं, तो ठीक है। गुड आफ्टरनून सबके लिए, बाय। जाइए अच्छे से पढ़िए जो पढ़ाया गया है और फिर कल मिलते हैं, ठीक है। और बाकी कोई समस्याएं हों तो आपको मेरा नंबर या फैकल्टी में जो आज का जो भी आपको जो समस्या उत्पन्न हुई समझने में, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो फिर बाद में आप कॉल करिए, कॉन्टैक्ट करिए, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा जल्दी ही। जब भी टॉपिक खत्म हो जाएगा इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।